जो हमारा माइंड पूरा एंकर हो चुका है वेस्टर्न फ्रेमवर्क में, वेस्टर्न आइडियाज में, उससे कैसे हम मुक्ति पाएं। और ये स्वाभाविक है किसी भी कंट्री, रिस्पेक्टेड कंट्री या सिविलाइजेशन के लिए, कि वो किसी की मानसिक गुलामी नहीं करती रहे, ये मानसिक गुलाम बन के नहीं रहे। और ये पीड़ा सभी के मन में थी 75 वर्षों से कि कैसे किया जाए इसे। अब कभी सेक्युलरिज्म का इशू है, कभी कम्युनलिज्म का इशू है, कभी कोई और बात है, और होना संभव नहीं हो रहा होगा। इनफैक्ट ये कहना कि रामायण या महाभारत को हमको स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ाना है, इसी में आपत्ति होती थी कि ये तो स्पिरिचुअल टेक्स्ट है, पर्टिकुलर कम्युनिटी के टेक्स्ट हैं, सो एंड सो। आप में से कितने लोग ये चाहते हैं, समझ लीजिए, कि भारतीय दृष्टि से हमें अपने विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए? प्लीज रेज योर हैंड। मतलब ये चाहते हैं कि ज्यादातर ऐसा हो। अब ये होगा कैसे, और धीरे धीरे आप उसका कैसे पार्ट बनेंगे? हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी जो हम गति देख रहे हैं, आने वाले 10-15 वर्षों में, मतलब शुरू तो हो ही गया है, विल कंप्लीटली गेट रिवैम्प्ड थ्रू इंडियन नॉलेज सिस्टम। और अगर भारतीय शिक्षा बदलती है तो इसका मतलब यह है कि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक, उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडीज। इसका मतलब है कि जो सिविल सर्विसेज में जाएंगे, जो मीडिया में जाएंगे, जो बिजनेसेस में जाएंगे, एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड। तो अब ये हमारे हाथों में है कि जब अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये रिकमेंड करती है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम पार्ट होना चाहिए, तो वो कैसे होगा उसको हम समझेंगे। एक इसी से प्रश्न आता है मन में कुछ विद्यार्थियों के, ठीक है, क्या इंडियन नॉलेज सिस्टम में हम सिर्फ इतना बताएंगे कि हम कैसे महान थे, ग्रेट थे, एंशिएंट टाइम में हम क्या रहे? हालांकि ये जानना भी अपने आप में जरूरी है, क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं उसका प्रॉपर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग सब क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी का पार्ट है। पर 21st सेंचुरी में इंडियन नॉलेज सिस्टम की कोई रेलेवेंस है या नहीं है? या हमें सिर्फ इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम भारतीय हैं तो एक और सब्जेक्ट पढ़ा दिया भारतीय ज्ञान परंपरा, मालूम पड़ा 8 सब्जेक्ट पहले से ही और एक और आ गया है, तो स्टूडेंट को और बर्डन हो गया है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहां से आया, क्यों आया, और इस फॉर्मेट में क्यों आया है। जैसा मैं कह रहा हूं कि ये एकेडमिया का इंटीग्रल पार्ट बनता जा रहा है। अभी एक हिंट देने के लिए काफी होगा कि सारे आईआईटीज में इंडियन नॉलेज सिस्टम के सेंटर्स ओपन हो चुके हैं, आईआईएम्स में धीरे धीरे आते जा रहे हैं। मतलब जितने भी हमारे एमिनेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंडियन नॉलेज सिस्टम को अपनी एकेडमिक उसका इंटीग्रल पार्ट बना रहे हैं। तो क्लियर सिग्नल है कि नेक्स्ट 2 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स आप एजुकेशन सिस्टम से कहीं से भी जुड़े हों, इसका असर कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे भी होने वाला है। तो मुख्यतः पहला ऑब्जेक्टिव कि डीकोलोनाइजेशन करना जरूरी है, पर उसकी शुरुआत कहां से करें। और सेकंड, एक नेचुरल अर्ज है कि हम भारतीय हैं, तो हम अपने आप को पहचानें कैसे, जाने कैसे, और हमारी सोसाइटी, हमारा जो कल्चर है वो कैसे शेप करता है हमारा नजरिया, हमारी पॉलिसी मेकिंग, हमारी डिसीजन मेकिंग एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी मैं ये मान के चलता हूं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में आपको ऊपरी ऊपरी बातें पता है, सिर्फ थोड़ा सा इसकी गहराई में जाते हैं। अब मेरा जो ये आज का जो प्रेजेंटेशन ये 2 पार्ट में है। फर्स्ट मैं सिर्फ बहुत ही मूलभूत बातें जो आईपीएस की हैं वो बताऊंगा। सेकंड जो पार्ट है उसमें कोशिश ये रहेगी कि अगर आपसे कोई पूछे कि नहीं आईपीएस सिर्फ जिंगोइज्म नहीं है, आईपीएस सिर्फ शैलो नेशनलिज्म के लिए नहीं लेके आ गए हैं, IKS is equally competent to shape Western knowledge system and to challenge Western knowledge system at many points or contribute on the global platform in 21st century. Okay, उसके एग्जाम्पल्स भी देंगे। तो why, what and how, क्यों है, कैसे है, क्या है, इसकी डेफिनेशन में बहुत अभी नहीं जाते हैं, क्योंकि आप जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं यानी थिंकर फोरम से जुड़े हुए हैं, इतनी ट्रेनिंग आपकी है, मैं मान के चलता हूं कि डीकोलोनाइजेशन का मतलब समझते हैं। डीकोलोनाइजेशन के कारण जो आइडेंटिटी क्राइसिस है
और ये जो हमेशा कंटिन्यूस इंफीरियरिटी फीलिंग बना के रखी जाती है, उसको हम कैसे ओवरकम करें। IPS क्या है? It includes everything collectively as an Indian what we have achieved in terms of intellectual sphere, cultural sphere, spiritual affairs and many more things. भारतीय सभ्यता 10,000 वर्ष पुरानी है, ये तो आर्कियोलॉजिकल डेटा है। 10,000 वर्षों में हमने किन किन क्षेत्र में क्या कंट्रीब्यूशन किया, जैसे मैथ्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, सोशियोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस हो, मैनेजमेंट हो, आर्ट हो, एस्थेटिक्स हो, क्या हमने इन फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है या नहीं किया? क्योंकि जो हमारी अभी इंग्लिश मीडियम एजुकेशन है, जो कंप्लीटली वेस्टर्नाइज्ड है, जैसे ही आप टेक्स्ट बुक ओपन करते हैं तो आपको लगता है कि इंडियंस का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है इन फील्ड्स में, irrespective of the subject I am talking. आप मैथ्स की बुक उठाएंगे तब भी कुछ आपको नहीं मिलने वाला, आप आर्किटेक्चर की उठाएंगे तब भी नहीं मिलने वाला। तो जब विद्यार्थी पढ़ के बाहर निकलता है 4 वर्ष 3 वर्ष में, ग्रेजुएशन या आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उसको ये लगता है कि सारे आइडियाज जो हैं वो वेस्ट से आए हैं, सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स जो हैं वो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, क्योंकि उनकी टेक्स्ट बुक में एक भी नाम, एक भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता जो भारतीय ने किया। अब कितनी दुर्भाग्य की बात है कि 10,000 वर्षों की परंपरा, ज्ञान परंपरा, और उसके बारे में प्रॉपरली उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक चैप्टर नहीं होता कि हमने इसमें क्या योगदान किया या हमारी कोई दृष्टि भी है कि नहीं इसको लेके। ये जो कॉलोनाइजेशन डीप रूटेड है हमारे एकेडमिया में, उसको हमें समझना होगा, और उसके लिए इंडियन नॉलेज सिस्टम ही द राइट पाथ टू गो डीपर इनटू दिस। और थोड़ा सा फिलोसॉफिकल एरिया है, अभी मैं नहीं लेता, अगर बाद में आपका क्वेश्चन होगा कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं। देखो, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारत हमें पता है, परंपरा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ज्ञान, कि हमारा क्या ज्ञान का स्वरूप अलग है। कोई अगर आपसे पूछे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम से डिफरेंट कैसे है, तो क्या कहेंगे? और अगर सेम है तो फिर इंडियन नॉलेज सिस्टम की जरूरत नहीं, और अगर डिफरेंट है तो क्या है। मतलब हम यहाँ पे क्या प्रयास कर रहे हैं, ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये जो नॉलेज की डेफिनेशन है, ज्ञान की डेफिनेशन इंडिया में, भारत में, वो क्या है। या ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है भी आपके लेवल पे। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम से डिफरेंट है? कौन से ऐसे बिंदु हैं जो एकदम टॉप ऑफ द माइंड आते हैं कि यहाँ तो हमें डिफरेंस काफी दिखाई देता है? वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो मेनली कमर्शियलाइजेशन पे फोकस करती है और मनी गेन करने पे तरफ ओरिएंटेशन है, जबकि अगर हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करें तो उसमें हम लोग सस्टेनेबिलिटी प्लस मनुष्य को मानवता सिखाने वाला जो बोध है वो उसमें इंक्लूडेड है। ओके, ठीक है। एक मतलब इसके पीछे कोई ऐसी अवधारणा है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य को क्या बनाया जाए, मनुष्य को मटेरियल प्रोडक्ट बना के मार्केट में यूज किया जाए, कि मनुष्य को उसके डीपर वैल्यू से जोड़ा जाए? आप में से कोई एक में। ये एक तो हमें मानवता से जुड़ाता है और हमारी जो संस्कृतियां हैं वो भी वापस लाता है। ठीक है। मतलब एक बेसिक डिफरेंस जो है, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जो है वो केवल आपके क्या राइट्स है उसी के ऊपर फोकस करता है, और हमारा सिस्टम हमारे क्या कर्तव्य है उसको भी महत्व देता है। आपके क्या अधिकार है उसको तो महत्व देता ही है, साथ में हमारे क्या कर्तव्य है उसको। तो ये एक मेजर कैटेगरी हो गई कि राइट्स और ड्यूटीज। तो एक ये फ्रेमवर्क है जिसको अगर हम कभी एकेडमिया में अपनी टेक्स्ट बुक डिजाइन करें, समझ लो साइकोलॉजी की कर रहे हैं, फिलोसफी की कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की कर रहे हो, तो हमारा सेंट्रल कॉन्सेप्ट हमारे टेक्स्ट बुक में आना चाहिए कि वी आर ड्यूटी बेस्ड सोसाइटी, नॉट राइट बेस्ड सोसाइटी, जिसके बारे में काफी चर्चा होती है। पर ये चर्चा एकेडमिया के बाहर ही होती है, टेक्स्ट बुक में इसको कहीं नहीं पढ़ाया जाता। जो वेस्टर्न एजुकेशन नॉलेज सिस्टम है वो है एक वन वे कम्युनिकेशन, एक ओडियम से फोक जो भी बोलता है वो चलता है, ऐसे ही हमारा एजुकेशन सिस्टम बन गया। लेकिन भारतीय परंपरा में शास्त्रार्थ की परंपरा थी, संवाद की परंपरा थी, जो आज लुप्त हो रही है, इसलिए भारतीय परंपरा। ठीक है।
So in terms of the Western knowledge system, they view the nature as an exploiter in both their terminology and in their intentions. While in the Bharatiya Gyan Parampara, we view it as purak in order to do any progressive work. ठीक। हाँ, कोई भी एक बार भाई साहब, जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है वो ढूंढना सिखाता है कैसे ढूंढे किसी चीज को, और जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो हमें एब्सोल्यूट ट्रूथ को ढूंढना सिखाता है, सत्य की प्राप्ति किस तरह से करें। ओके, ठीक है, इंटरेस्टिंग। इंडियन नॉलेज सिस्टम को देखा जाए जैसे कि हमारी गुरुकुल पद्धति थी और 64 पर रैंक थी, तो मुझे उनको देख के लगता है कि ओवरऑल स्टूडेंट की ग्रूमिंग पे फोकस किया जाता था। सिर्फ एक ही कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने प्रोफेशनल सेक्टर में, जो वेस्टर्न कल्चर में होलिस्टिक हम कहते हैं कि होलिस्टिक एजुकेशन फोकस था। एजुकेशन जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, मतलब वेस्टर्न जो है वो इंटीग्रेट कर कर चीज़ों को देखता है, टुकड़ों में देखता है। इस चीज़ को अलग से जानूँ, इस चीज़ को अलग से जानूँ। तो जैसे आपका शरीर बीमार हुआ है और आप उंगली का इलाज कर रहे हो, तो थोड़ा सा कर लोगे लेकिन बाकी जगह भी बीमारी है। ये सेम पॉइंट है जैसे होलिस्टिक और फ्रेगमेंटेड नॉलेज सिस्टम। वैसे अगर मूल में जाए सर, एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो मैंने नोटिस करा है वो ये है, वेस्टर्न या चाहे आप दूसरी साइड से भी देखो तो वो बहुत ऑथोरिटेटिव वे में पढ़ाते हैं। मतलब जो ये लिखा हुआ है तो मतलब यही है। वही अगर चीज़ हम अपने सिस्टम में देखें तो ये डिफरेंस है कि यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर के बेसिस में यहाँ पे क्यूरियोसिटी को प्लेस दी गई है और उसे ये इंकरेजमेंट मिला है। ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग। सर, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बेसिकली जो खुद के मन को कैसे काबू किया जाए उसको भी इंक्लूड किया गया, जो वेस्ट में कहीं भी हमारे पद्धति होती थी पहले, गुरुकुल पद्धति होती थी, जिसमें आचार्य पढ़ाते थे। आचार्य जो चीज़ पढ़ाते थे उस चीज़ का आचरण करते थे। जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ प्रोफेसर होते हैं, जो प्रोफेसर्स की जो मानवीय व्याख्या की जो बाइबल के जो प्रोसेस दी गई है वो उसी को केवल पढ़ाते हैं, इसलिए उनको प्रोफेसर बोला जो प्रोफेस कर रहा है, प्रोफेस करता है। आचार्य अपने आचरण में, मैं बोल रहा हूँ और तो मालूम, और यहाँ आचार्य मतलब आचरण में आना चाहिए। वैसे एक फंडामेंटल डिस्टिंक्शन तो है कि भारतीय ज्ञान परंपरा आचार्य से सबसे पहले आचरण पे ही फोकस मारती है। आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा अगर आप सिर्फ भाषणबाजी करना जानते हैं। तो भाषण के साथ साथ आचरण होना जरूरी है। तो जैसे अभी कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आए, जब हम एजुकेशन सिस्टम डिजाइन करते हैं, मतलब कोर्सेज डिजाइन करते हैं, कुछ सब्जेक्ट डिजाइन करते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि ये जो मूलभूत बिंदु हैं वो हमारी टेक्स्ट बुक में हो सके। अगर आपसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे सपोज आप में से कल कोई अमेरिका जाए, कोई यूरोप जाए, जापान जाए या चाइना जाए, वहाँ पे तमाम विद्यार्थी आ रहे हैं अलग अलग देशों से, और आपसे कोई ये जानना चाहता है कि अच्छा इस विषय में भारतीय दृष्टि क्या है, क्या हमारे विद्यार्थी बता पाएंगे? मल्टीनेशनल एक कॉन्फ्रेंस है, युवाओं की आजकल होती हैं, और वो ये जानना चाहता है कि जैसे इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था की भारतीय दृष्टि क्या है? नहीं पता होता। कोई सिस्टमैटिकली कोई कोर्स नहीं है, कोई टीचिंग नहीं है, जितना भी नॉलेज होता है ऊपर ऊपर वीडियो से मिलता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत डीपर है। यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि हम कुछ मंत्र पढ़ लें, कुछ फ्रेजेस जान लें, कुछ स्लोगन्स कर लें। कल आप जब पॉलिसी मेकिंग में होंगे, समझ लीजिए किसी भी तरह मैनेजमेंट में, IAS IPS ऑफिसर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, you'll get some senior position। आपसे जब ये पूछा जाए कि भारतीय पॉलिसी जो हमें बनानी है उसमें भारतीय दृष्टि क्या है, आप बताएं, क्या करेंगे? अब ऊपर से तो सब भारतीय हैं दिखने में, और जब पॉलिसी मेकिंग की बात आती है जिससे पूरी कंट्री चल रही है आपकी, अगर वो भारतीय दृष्टि की नहीं हो तो क्या होगा? आपको एक बहुत बड़ा ब्लंडर बता सकते हैं कि जो हमने किया जब हमने भारतीय दृष्टि को नहीं अपनाया, और उसकी कॉस्ट हमने बहुत लॉन्ग टर्म पे कर दी। कोई एग्जांपल ध्यान आता है, क्योंकि अदरवाइज रेलेवेंस समझ में नहीं आएगी कि हम भारतीय दृष्टि के लिए आए, एक और पॉइंट ऐड कर दिया, उससे कोई फर्क पड़ता है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसा एग्जांपल पिछले 75 वर्षों में
हमने बड़ा पॉलिसी मेकिंग पे लिया हो जिससे ब्लंडर ही हुआ है ना, हम प्रॉब्लम में ही गए हैं क्योंकि उसमें भारतीय दृष्टि को हमने एक्सप्लोर नहीं की। So when we began with the 5-year plans 1950-51 से जो लगातार करते हैं, we blindly followed the West क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। हमारा कृषि प्रधान देश था, हमें कृषि आधारित पूरी योजनाएं करनी थी जो कि मिसिंग रही, जिसका आज तक हम परिणाम भुगत रहे हैं। ओके, 5-year प्लानिंग। सर जैसे बड़ा ब्लंडर मुझे लगता है फॉरेन पॉलिसी में, फॉरेन पॉलिसी का जो बेसिक सिद्धांत मंडल सिद्धांत था, चाणक्य ने मुझे मनुनिधि, मतलब आपका जो इंटीग्रेट नेबर है वो आपका इलेक्शन, हमने इसी को फॉलो नहीं किया और एक आइडियलिज्म में जीते रहे। गुड एग्जांपल, गुड एग्जांपल। और हाँ आप बताओ। मतलब जो हमारा कास्ट सिस्टम है, बेसिकली हमारे यहाँ कास्ट की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, ये भी हमने लिया तो यूरोप से ही, तो वो भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जिसके कारण कि आज बहुत सारी समस्या जो दिखती है मैकेनिकली, ये दूसरा एक मतलब पॉलिसी मेकिंग में हमको ये समझ में नहीं आया कि हमारा जाति वर्ण का कॉन्सेप्ट कास्ट का नहीं है, ये कास्ट डिफरेंस है और जाति वर्ण अलग है। अगर इसको लिया जाता तो कई प्रॉब्लम्स से हम बच मेरा पॉइंट वो भैया से सेम ही था कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में वही माना था कि पीस मेंटेन करेंगे, आर्मी नहीं रखेंगे, चाइना को यूएनएससी की सीट दी, जबकि हमारे यहाँ पे सिखाया गया है कि विनय न मानत जल्दी चढ़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब हैबन होत न प्रीत। तो अगर वही प्रीत चाहिए तो आपको मिलिट्री दिखाना पड़ेगी, बट स्टार्टिंग के शुरू के 15-20 साल के बाद तो नहीं माना, चाइना वाला प्रेम भी सीट देगा। उस समय में बहुत बड़ा गलती जो हम लोगों ने ये किया कि एजुकेशन सिस्टम लिखने का जो दायित्व था वो काफी सारा हमने लेफ्टिस्ट और वामपंथियों के हाथ में दे दिया, जिसकी वजह से हमारी अपनी जो हिंदुत्व विचारधारा है वो एक पूरी पीढ़ी का ब्रेन वॉश हो गया, जिस वजह से एक पीढ़ी पूरी जो है वो अपने अस्तित्व को, अपने पूरे रूट्स को अच्छे से जान नहीं पाई। ठीक, तो देखिए ये जो फर्स्ट एग्जांपल मुझे दिया था इकोनॉमी का, आप सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि 1947 से लेके 1991 तक जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो हमारी इंडिजिनियस पॉलिसी नहीं थी, मतलब भारतीय दृष्टि से नहीं बनाई गई थी, वो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पॉलिसी ऑफ इकोनॉमी। उसका बड़ा ब्लंडर ये है कि 91 तक आते आते हम क्या हो गए, बैंकरप्ट हो गए, मतलब कंट्री के लेवल पे आप समझें कि हमारा दिवालिया निकल गया। इसका मतलब ये था कि हमारे पास 15 दिन के इंपोर्ट करने के लिए ऑयल की मनी नहीं। ये पूरी हिस्ट्री आपको, मतलब जो ब्रिटिश थे तब तक तो ठीक था क्योंकि वो तो अपनी पॉलिसी बनाएंगे और अपना फायदा देखेंगे, हम वहां उनको ब्लेम नहीं कर सकते, इट्स लाइक यू नो रियल स्ट्रगल गोइंग ऑन विद देम। बट जब वो चले गए तब हमारी अर्थव्यवस्था जो होनी चाहिए थी वो अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग या उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी। बट हम अगर 1950 से 91 देखते हैं, इट वाज कंप्लीट कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पॉलिसी एंड इट लेड अस टू बैंकरप्सी। उसका परिणाम ये हुआ कि ओपन करते करते हमें मार्केट ऑलमोस्ट 2000 या 2001 में हमारे मार्केट्स ओपन होने लगे। इसलिए बहुत फर्क पड़ता है जब आप विषय पढ़ते हैं और उस विषय में आगे जाके आप पॉलिसी मेकिंग में पहुंचेंगे तो आपके पास भारतीय दृष्टि है या नहीं। देखो 50 से लेके 90 मतलब 40 इयर्स की बात कर रहे हैं, कितनी पीएचडी लिखी गई होंगी, कितने रिसर्च पेपर्स लिखे गए होंगे, कितने मीडिया में आर्टिकल्स आए होंगे, कितने हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने जस्टिफाई किया होगा कि ये सोशलिस्ट पॉलिसी ठीक है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि ये जो ग्रोथ नहीं हो रही है ये हिंदुओं की लेजीनेस के कारण नहीं हो रही, आलस है हिंदुओं में, हिंदू कभी एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकता। और इसका नाम रखा गया हिंदू ग्रोथ रेट, तो करीबन 2.5% 3% के अंदर में। इमेजिन करें कि आपके सारे के सारे इंटेलेक्चुअल्स पॉलिसी मेकिंग से लेके पीएचडी जो कर रहे हैं या टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हैं, आपको दिन रात ये पढ़ाएं कि आपकी सोशलिस्ट पॉलिसी कितनी स्ट्रांग है और इसी को फॉलो करना चाहिए, नहीं तो इनइक्वालिटी आ जाएगी, इनजस्टिस हो जाएगा और क्या हो जाएगा। इसलिए जब हम इन विषयों को अभी आज जब टच करेंगे तो आप इसको पूरा कनेक्ट करने की कोशिश करें। मैं आपको कोई एकेडमिक मॉड्यूल नहीं बता रहा हूं कि आप ये पढ़ लेना और थोड़ा सा भारत के बारे में जान लेंगे। What we are looking in next 25 to 50 years at the national level is whatever policy making we are going to do, it should have deep roots in our culture
our past, our tradition, our history. नहीं तो क्या गारंटी है कि जब कम्युनिज्म के बाद हमने कैपिटलिज्म को जो फॉलो किया है वो भी ब्लाइंडली ही किया है, ठीक है, दो इट्स 1000 टाइम बेटर देन कम्युनिज्म, बट क्या उसमें भारतीय दृष्टि है कैपिटलिज्म में? क्या ये जो गलती 91 में हमने करी, क्या ये मॉडल अब अपना के हम कोई दूसरी गलती तो नहीं करने जा रहे हैं? हो सकता नहीं कर रहे हैं, पर उसका क्रिटिकल एनालिसिस कौन करेगा? जब प्रॉब्लम आ जाएगी तब नहीं, आपको अभी से देखना पड़ेगा। अब ये जो पॉलिसी मेकिंग का इशू है, इसको ये ध्यान में रख के आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम को समझना है। तो ये बिल्कुल नहीं समझे कि मैं कोई एक एकेडमिक मॉड्यूल कैसे इंटीग्रेट हो जाए और क्या समझना है। Imagine yourself that you are going to be future leaders. You will become part of policy making committee somewhere. क्या आप वेस्टर्न फ्रेमवर्क से ही आइडियाज देंगे कि आपके पास कोई भारतीय दृष्टि से आइडियाज हैं जो हमें अपनी कंट्री को सस्टेनेबली 100 साल 200 साल या 300 वर्ष तक आगे लेके जा सके? ओके, तो सिविलाइजेशनल अभी हमने डिफरेंस मोटा मोटा समझ लिया है, इसकी डिटेल में अभी नहीं जाता। एक बात बता देता हूं कि किसी भी ज्ञान परंपरा को समझने के लिए 3 बिंदु महत्वपूर्ण हैं, किसी भी, कि उसकी ट्रुथ की डेफिनेशन क्या है, गुड की डेफिनेशन क्या है और ब्यूटी की डेफिनेशन क्या है। अगर आपको ये 3 डेफिनेशन पता है उस सभ्यता के ज्ञान परंपरा की, तो ही वो आपको ज्ञान परंपरा पकड़ में आएगी। अगर नहीं पता है तो हमेशा हम ऊपरी सतह पे कुछ चीजें कनेक्ट कर लेंगे। सो लेट मी रिपीट, सिविलाइजेशनल नॉलेज सिस्टम को समझने के लिए ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, मिडिल ईस्ट का हो, जापान का हो, चाइना का हो, कोई आपसे पूछे या आपको अगर एक्सप्लोर करना हो तो इन 3 प्रश्नों पे आप चले जाएं कि उस सभ्यता ने सत्य की क्या परिभाषा दी है, गुडनेस मतलब अच्छा क्या है उसकी क्या परिभाषा दी है, सौंदर्य और आनंद इसकी क्या परिभाषा दी। इसकी डिटेल डेफिनेशंस मैं कनेक्ट करके देता हूं, बट अभी नहीं, मे बी लेटर ऑन कभी ब्रेक के टाइम पे हम बात करेंगे कि वेस्ट में नॉलेज सिस्टम के इन तीनों पॉइंट के डेफिनेशन क्या है और इंडियन नॉलेज सिस्टम की इन 3 डेफिनेशन। ये ध्यान रखें, जब हम बात कर रहे हैं ट्रुथ की तो सारे साइंसेस के सब्जेक्ट यहां से निकलेंगे। जब हम बात कर रहे हैं ब्यूटी की या सौंदर्य बोध की, सारे आर्ट और एस्थेटिक्स के सब्जेक्ट्स यहां से निकलेंगे। बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, वो सब इससे निकले। ये 3 परिभाषाएं आपके पूरे एकेडमिक सब्जेक्ट्स को शेप करती हैं। ओके, साइंसेस, गुडनेस से ह्यूमैनिटीज लार्जली, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, और ब्यूटी से, सौंदर्य बोध से सारे आर्ट डिसिप्लिन। अभी जब हमारी टेक्स्ट बुक हम ओपन करते हैं, इनमें से 3 में से एक की भी डेफिनेशन ना हमें वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम के द्वारा पता है ना इंडियन नॉलेज सिस्टम के द्वारा। तो ये आपका वर्क रहा, मैं अभी नहीं बताऊंगा, बट वही मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूं। किसी भी टीचर के पास आप जाएं तो आप पूछें कि उस विषय में जिसमें आप उनके साथ अध्ययन कर रहे हैं कि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है, ट्रुथ की, गुड की और ब्यूटी। इनफैक्ट इंडियन नॉलेज सिस्टम टीच जब करते थे एशियन गुरुकुल्स में, तो सबसे पहले ये क्लियर किया था, तब समझ में आएगा कि किसका कैसे उतार करना है, क्या वेलफेयर होता है, और तमाम तरह की पॉलिसी मेकिंग उसके बाद शुरू होगी। अगर ये आंसर्स नहीं है, इसका मतलब है कि नॉलेज सिस्टम समझ में नहीं आया। ओके, तो ये एक मैं ये समझता हूं कि जो आज ग्रुप डिस्कशन होने वाला है उसमें अगर इस पॉइंट को आप डिस्कस करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के तौर पे कि इंडियन सिविलाइजेशन का कंट्रीब्यूशन नॉलेज के लेवल पे कितना डीपर है, आपको रट जाना चाहिए इसको। ठीक है, कि जो फंडामेंटल टेक्स्ट हैं इन सब्जेक्ट्स के जो आपके सामने दिख रहे हैं, वो सारे फंडामेंटल टेक्स्ट इंडिया में ओरिजिनेट हुए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लॉजिक का सबसे पहला टेक्स्ट अगर आप ग्लोबली सर्च करेंगे तो वो न्याय शास्त्र से रिलेटेड। अगर आप ग्रामर का देखेंगे तो पाणिनि अष्टाध्याय है। अगर आप सेमेंटिक्स का देखेंगे तो भर्तृहरि वाक्यपदी है।
म्यूजिक, डांस और थिएटर का देखेंगे तो नाट्य शास्त्र है, इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र है। These are not only the first texts in India, these are the first texts globally produced by anywhere, by any civilization. Unfortunate part is कि जब वो विषय पढ़ाया जाता है, जैसे थ्योरी ऑफ इमोशंस पढ़ाए जाते हैं, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ाई जाती है, तो क्या नाट्य शास्त्र के कुछ चैप्टर्स को मेंशन किया जाता है कि हमारी थ्योरी ऑफ इमोशन या रस भाव क्या है? जब हम लॉजिक की बुक्स पढ़ते हैं तो क्या नाट्य न्याय दर्शन में जो लॉजिक का एक्सपेंशन दिया गया है क्या वो बताया जाता है? इसका मतलब ये हो गया कि हमने सबसे पहले टेक्स्ट दिए हैं और उसकी कंटिन्यूटी है 2000 वर्षों की, पर उसका एक भी शब्द आपके टेक्स्ट बुक में नहीं। इनफैक्ट दिस शुड बी द डिमांड्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी कि हम अपना जो भी विषय है मॉडर्न पढ़ाएंगे, बट उसमें इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, कम से कम वहां से उसकी शुरुआत तो करेंगे। ओके, इसी तरीके से अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। इनफैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो मुझे पिछले 4-5 वर्षों में पता चला कि केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स जैसा एक पूरा मैथमेटिक्स का स्कूल था इंडिया में, इट एग्जिस्टेड फॉर 1000 इयर्स, और जिसने कैलकुलस की डिस्कवरी न्यूटन के पहले करी, उसका हमें कोई जिक्र, कोई नाम, कोई डिस्क्रिप्शन हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं। तो समझ लीजिए 1000 इयर्स का अगर मैथमेटिक्स का कोई स्कूल है, उसने कितने सारी डिस्कवरीज करी होंगी उस समय। जो सबसे फेमस है वो कैलकुलस है। इनफैक्ट अभी आप जब बुक खोलेंगे तो आपको कैलकुलस एंड ऑफ कोर्स न्यूटन ने इंडिपेंडेंटली ही किया है। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ से चला गया या चोरी कर लिया, नथिंग, ऐसा कोई एविडेंस हमें नहीं मिलता है। बट डू वी नो आवर ओन कंट्रीब्यूशन इन मैथमेटिक्स? इंडिया मैथमेटिक्स में लीडिंग कंट्री हुआ करता था till 17th-18th century when modern mathematics began taking it over. इसी तरीके से कलरीपयट्टू, we know that it's the mother of all martial arts. ये कैसे गया था? क्योंकि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे और जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते थे, जब वो जापान गए, चाइना गए, तो उस समय जब वॉरियर्स की ट्रेनिंग हुई तो वो उसी मेडिटेशन की प्रोसेस से हुई, इसीलिए वो इतना इफेक्टिव है। बट यहाँ पे मेडिटेशन की और मार्शल आर्ट की बात करना अपने आप में टैबू हो गया है। It's like once you will do meditation, you will become sannyasi. And what they are doing in Japan and China, they are learning through meditation warrior techniques. ये किस तरह का डिस्टॉर्शन है कि जैसे ही मेडिटेशन की बात आती है तब हमको ये लगता है कि बस सिर्फ संन्यास की बात है और कोई नहीं। What about training your mind? What about attention capacity? What about your alertness, awareness? And through that, any skills that you do will become more proficient in that. Okay? इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं कि ये 18 वॉल्यूम्स हैं जो यूपी गवर्नमेंट ने संस्कृत नॉलेज सिस्टम पे पब्लिश किए। 18 वॉल्यूम्स, 9000 पेजेस, and it's only about introduction to Sanskrit knowledge system. सिर्फ 4-5 पेज में अलग अलग विधाओं का इंट्रोडक्शन दिया है कि हमारे यहाँ क्या है। Think about the corpus of Indian knowledge system that exists after invasions, repeated invasions, destructions, libraries आपने जला दी, temples आपने destroy कर दिए, जो repository हुआ करते थे, उसके बावजूद भी आज जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमारे पास अवेलेबल है इंडियन नॉलेज सिस्टम की, वो मिलियंस में। और ये एक एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि पब्लिकेशन अवेलेबल है। 9000 पेजेस में सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के अलग अलग विधान। ओके, इसलिए कपिल कपूर जी हैज राइटली स्टेटेड कि अगर आप संस्कृत नॉलेज सिस्टम, इंडिया के बाकी नॉलेज सिस्टम इंक्लूडिंग तमिल एंड दैट, अगर उसको आप अगर वजन करें, लाइक इफ यू इवैल्यूएट एंड कैलकुलेट हाउ बिग इट इज, दुनिया के सारे नॉलेज सिस्टम को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए, उससे कई गुना ज्यादा इंडियन नॉलेज सिस्टम के टेक्स्ट अवेलेबल है इन मल्टीपल टाइप्स। दिस इज अमेजिंग एंड दैट्स व्हाई इंडिया इज कॉल्ड द नॉलेज सेंटर्ड सोसाइटी। वी केप्ट प्रोड्यूसिंग नॉलेज
not only in ancient time but till 18th century, 19th century. और अगर मैं कहूँ कोई ब्रेक हुआ है एकेडमिया में तो वो 1960s और 70s से हुआ है, जब लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स ने कॉन्स्पिरेसी के थ्योरीज को पूरा टेक ओवर किया. सो द ग्रेटनेस, द ग्रैंडनेस and the multidisciplinary nature of Indian knowledge system can be gauged through this. अभी क्योंकि मुझे कुछ और पॉइंट्स कवर करने हैं, मैं रेलेवेंस में भी आना चाहता हूँ. उससे इतना बता दूँ, आप यूएन की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट देखेंगे तो वैदिक रिसाइटेशन उसके टॉप पे है. 5000 ईयर्स से एक रिसाइटेशन जो अनब्रोकन ट्रेडिशन के तौर पे चला आ रहा है, इसमें एक भी एरर नहीं. उसको डिजाइन करने के लिए पीछे क्या क्या चाहिए रहता है आप समझिए. पूरा वेदांत का सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए. लैंग्वेज की कितनी डीपर कमांड होगी कि 5000 ईयर्स से आप जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर कर रहे हैं. 5000 तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, और उसमें एक भी टाइपो और एक भी एरर नहीं. इसको कंपेयर करते हैं कि शेक्सपियर के प्ले 500 साल पहले लिखे गए हैं, और अभी ये पूरी कॉटेज इंडस्ट्री है जो ये डिस्प्यूट करती रहती है कि नहीं ये शेक्सपियर ने सही लिखा था, ये गलत लिखा. 5000 years we don't have single typo, single error in the Vedic recitation. ये कहा जाता है कि अगर ऋग्वेद के सारे टेक्स्ट बर्न हो जाएं, तब भी जो वेद पाठी हैं उनके पाठ से आप वापस से रिट्रीव कर सकते हैं. They are living libraries in that sense. So I'll skip this part क्योंकि मैं चाहूँगा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको, जनरली हमने नंबर्स कैसे दिए हैं, हमने ग्रामर में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर. जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का सिविलाइजेशनल स्मार्ट सिटीज का आइडिया हो. ये इंटरेस्टिंग मैप है, ये वाराणसी है. वाराणसी में ये सन टेम्पल है, पूरी सिटी में स्प्रेड है वो, और वो कॉस्मिकली अलाइंड है सनराइज के अकॉर्डिंग. लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया. एक फैक्ट ये एक हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि फ्रॉम फर्स्ट एडी टू 1700 एडी वी वर इकोनॉमिक सुपर पावर. ये जो हमारा इकोनॉमिक डिक्लाइन है, जो गरीबी दिखाई देती है और उसके कारण जो हमें लगता है कि हम बैकवर्ड हो गए हैं, दिस इज जस्ट अ रीसेंट फिनोमेना. दिस इज समथिंग दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस. इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि नहीं तो इंडियन स्टूडेंट्स या इंडियन माइंड्स में ये बहुत डीपली डाल दिया है लाइक यू आर ऑलवेज पुअर. हम स्पिरिचुअली तो एडवांस थे पर हम मटेरियलिस्टिक चिंता नहीं थी, हम इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करे. बट जब एंगस मेडिसन की ये रिपोर्ट आई तब पहली बार पता चला कि 1700 years, इमेजिन, इंडिया एंड चाइना वर कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 50% ऑफ ग्लोबल जीडीपी. ये जो फैक्ट्स हैं सिर्फ थोड़े बहुत जो इंडियन नॉलेज सिस्टम से कनेक्टेड हैं, इनको ही अगर आप समझेंगे तो यू विल रीगेन योर प्राइड. अगर ऐसा है तो वी कैन राइज अगेन एंड वी कैन राइज विद आवर रूट गोइंग डीपर रादर देन इन अपरूटेड मैनर. ओके, अब क्योंकि मेरा फोकस इस पे है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को आप जान लेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है. एग्जाम्पल है हमारे पास कोई? अगर मैं सिर्फ इंडियन नॉलेज सिस्टम को इसलिए स्किप कर रहा हूँ, बाकी डिटेल्स को कभी होगा तो ब्रेक में डिस्कस करेंगे. कौन से सक्सेसफुल एग्जाम्पल हैं जो हमारे सामने हैं जिन्होंने इंडियन नॉलेज सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया एंड सक्सेसफुली दे हैव टेकन इट टू द बिग लेवल. हमारे हर किसी के मन में है कि अब हम कैसे कंट्रीब्यूट करें एज ए फैकल्टी, एज ए टीचर, कि अपने एजुकेशन सिस्टम को रीशेप कर सकें. तो कुछ केस स्टडीज देखते हैं, विल गेट एन आइडिया कि कैसे हुआ. ये नाम सुना है आपने? कितने लोगों ने नहीं सुना है? ओके, majority of you have not heard him. He is someone who is heading National Curriculum Framework Committee. He is the one who is head of rewriting of Indian textbook in NCERT, CBSE, UGC, AICT, everywhere. He is young,
very dynamic, and he has contributed in very big way. कुछ नाम हमें बिल्कुल पता होने चाहिए और उनकी ट्रेजेक्टरी, उनकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए. So Manjul Bhargav got field medal in 2014, which is equal to Nobel Prize. मैथमेटिक्स में नहीं होता है नोबेल प्राइज, उसके लिए फील्ड मेडल दिया जाता है. So he is one of the topmost mathematician globally. फील्ड मेडल मिला है मतलब नोबेल प्राइज मिला है मैथमेटिक्स में. He was born and brought up of course in America. और इनके जो नाना थे वो राजस्थान में जयपुर यूनिवर्सिटी जो है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, वहां पे संस्कृत के प्रोफेसर थे. जब वो यहाँ आते थे तो अपने नाना से, जैसे जो संस्कृत के टेक्स्ट होते हैं, छंद शास्त्र के टेक्स्ट हो गए, ग्रामर का टेक्स्ट हो गया, उसकी उनकी ट्रेनिंग हुई. तो एक तरह की तो पूरा वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम की लाइक फ्रंटियर्स पे जो ट्रेनिंग होती है वो हुई, और दूसरी तरफ इंडियन नॉलेज सिस्टम में भी डीपली रूटेड. इनफैक्ट ये जो उनको फील्ड मेडल मिला है, जब उनके आप इंटरव्यू सुनेंगे तो उन्होंने कहा है कि ये जो मेरी ट्रेनिंग है संस्कृत के टेक्स्ट में, पर्टिकुलरली ग्रामर एंड छंद शास्त्र, ये उसी के कारण ये मैं डिस्कवरी कर पाया हूं. अब कहां पे छंद शास्त्र है, ग्रामर है, और कहां पे मैथमेटिक्स है? डू वी सी एनी कनेक्शन बिटवीन देम? ऊपर से तो कोई कनेक्शन नहीं लगता. ऊपर से तो लगता है एक ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है और एक साइंस का सब्जेक्ट है. बट आप सब्जेक्ट की जब डेप्थ में जाते हैं तो वो साइंस और ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट नहीं रह जाता. यू सी लाइक यूनिवर्सल पैटर्न्स, यू सी द आइडियाज आर गेटिंग इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर डीपली. So Manjul Bhargav is prominent example today. The person who was born in Western knowledge system but having deep roots in Indian knowledge system and contributing globally. पहली बात तो उनका global impact हो गया. Then he was invited by Government of India to chair committee related to National Curriculum Framework. So now he is heading those committees. तो एक व्यक्ति अगर सिर्फ इंडियन नॉलेज सिस्टम की इतनी सी कोई सिस्टमैटिक ट्रेनिंग नहीं होगी, इनफॉर्मल ट्रेनिंग ही होगी, अगर उससे वो मॉडर्न सब्जेक्ट में इतना कंट्रीब्यूशन कर सकता है, सो थिंक अबाउट द स्कोप ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम इन शेपिंग व्हाटएवर, राइट, वेदर कॉल मॉडर्न और वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम. ये पढ़ लिया होगा आपने अभी तक. ओके, केस सेकंड, द वन पर्सन हु कॉइन्ड दिस वर्ड इंडियन नॉलेज सिस्टम, उनका नाम क्या है? कहां से आया ये शब्द? क्योंकि जब हम कहते थे तब तो हमारे मन में था कि हमारे यहाँ पे महाभारत क्यों नहीं पढ़ाई जाती, रामायण, लाइक वी डिडंट हैव प्रॉपर वर्ड कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या इनकॉर्पोरेट करना है. इंडियन नॉलेज सिस्टम का ये जो कॉइनिंग है वर्ड का, ये 2006 या 7 में हुआ है. ऑफ कोर्स भारतीय ज्ञान परंपरा हम बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं. हिज स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग. कितने लोगों ने आपने नाम सुना है इनका? Okay, you know. Kapil Kapoor ji is legendary teacher. Was legendary teacher at JNU. He is the one who started Sanskrit department in JNU. Just imagine that, when leftist hold or the control was complete, and he could manage that. हमारे लिए जो उनकी इंटरेस्टिंग जर्नी का पार्ट जानने की जरूरत है वो ये है कि he is the first person to introduce IKS in mainstream academia. कैसे किया होगा? He was professor of English. He was expert in grammar. Then how he did that? किसी को पता है? नाम पता है, यात्रा नहीं पता तो है. नहीं पता कैसे किया होगा? कोई इंग्लिश का प्रोफेसर, मतलब संस्कृत भी नहीं है या भारतीय दर्शन से भी पढ़ के नहीं निकले हैं, hardcore English teacher, English literature, English linguistics and all that. And in JNU. Think about it. How one teacher can contribute to this. तो कहानी ऐसी है कि जब इनकी तो ट्रेनिंग इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन में हुई थी,
एक समय शायद जब 25 वर्ष या 30 वर्ष के आसपास उनकी आयु होगी, फर्स्ट टाइम ही हर्ड दिस वर्ड पाणिनि अष्टाध्यायी। पाणिनि अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत की ग्रामर है, एंड ही वाज फैसिनेटेड विद ग्रामर। सिंटैक्स कैसे बनता है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, लैंग्वेज क्या होती है, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज एंड ऑल दैट। And then he started reading Panini Ashtadhyaya, got himself trained in Sanskrit and Panini Ashtadhyaya informally. Then he realized the potential of this small text of Panini Ashtadhyaya. बहुत छोटा टेक्स्ट है, 40-50 पेज का ये प्राइमरी स्क्रिप्चर. And he realized that this is something that irrespective of what language and grammar you are learning, ये पढ़ाना जरूरी है. क्योंकि कोई भी ग्रामर हो, जैसे इंग्लिश की हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, किसी भी भाषा के लिए अगर ये फाउंडेशन पता है कि ग्रामर होती क्या है पाणिनि अष्टाध्यायी के थ्रू, you will learn a lot in that language also. After getting training in this, he shared this idea कि ये जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, एमए करने आए हैं, इनको हम पाणिनि अष्टाध्यायी पढ़ानी चाहिए. Saying that कि JNU में फ्लेक्सिबिलिटी थी कि आप कोई भी अगर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं लेक्चर में तो कर सकते हैं. तो फर्स्ट सब्जेक्ट दैट ही इंट्रोड्यूस्ड, थिंक अबाउट MA BA in English, which we think completely opposite to what Bharatiya Gyan Parampara is. Okay, he started teaching Panini Ashtadhyayi to English literature students. Then he introduced Yoga Vasishtha. Then he introduced Natya Shastra. Then he introduced Bhartari's Vakyapadi. Two texts on language, Vakyapadi and Panini Ashtadhyayi, and one on Natya Shastra, because Ras and Bhav is the foundation of literary criticism in India. How to look at the art, how to look at the beauty, how to look at literary aesthetics and all that. And one is Yoga Vasishtha. 4 subjects he taught for many years in JNU to English students. And that was the first turning point where we came to know कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को इवन मॉडर्न सब्जेक्ट के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है. जरूरी नहीं है कि आप अलग पढ़ेंगे तभी इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में जानेंगे. ऐसा नहीं है कि उसके लिए BA MA करने अलग से जाना पड़ेगा. You do whatever subjects you are learning. But in that subject, ask yourself, what is भारतीय दृष्टि? और इनकी फिर धीरे धीरे वहाँ पे स्टूडेंट्स तैयार हुए, टीम तैयार हुई, फिर उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप और पब्लिकेशन शुरू किया. which ये जो बुक है नॉलेज ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, जो आप मेरे लेफ्ट में है, ये कौन से टेक्स्ट बुक है? एनीवन कैन गेस? CBSE में इलेक्टिव के तौर पे 11th 12th क्लास के लिए डिजाइन की गई है. Then this word came Indian knowledge system in 2007 when he did conference. Then of course he kept teaching these courses in JNU. वहां से हमें पता चलता है कि आप आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो, आप लॉ पढ़ रहे हो, आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हो, आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, किसी भी विषय में आप वहीं पढ़ते हुए इंडियन नॉलेज सिस्टम की ट्रेनिंग ले सकते हैं. एंड दिस वाज द फाइनेस्ट एग्जांपल. वाक्यपति. The third example is Michel Denis. He was the first person to introduce IKS modules very systematically in IITs. In fact, they have become now very popular courses. For last almost 7 to 8 years, he has been running these courses. In fact, he was a part of the committee which Kapil Kapoor ji founded for the CBSE 11th and 12th textbook. Okay, he is French, but he has been living in India for last 40-45 years, so he is Indian citizen now. Okay. IITs में चाहे से आपके इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, चाहे से ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हो, these courses are offered as an elective courses. They have become very popular here. And of course, first course they designed was Indian Science and Technology.
कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, बीएससी के स्टूडेंट्स को, एमएससी के स्टूडेंट्स को हमारे यहाँ का क्या कंट्रीब्यूशन है वो कैसे समझ में आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। ओके, एंड केस फोर्थ इज व्हेन वी स्टार्टेड including Indian knowledge system in Indus University. Of course, learning from Mr. Denico and Kapil Kapoor ji. So now we have like mandatory Indian knowledge system course for our first year students. It's like 3 credit course for 50 hours training. And we have seen students getting transformed through these courses. In fact, engineering students, they are very thankful because first time they come to know and understand something from humanities part also. Okay? Or of course, we have been designing and integrating many things. उसमें बाद में आऊँगा। ये जो मैंने कहा था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके बाद AICTE, UGC, they have almost making it mandatory to include IKS in their curriculum. Okay? ये कुछ टेक्स्ट बुक जो स्टार्टिंग्स में आए, which can be useful. I can share the list of many those who are interested in specific areas of IKS education. Okay, so I'll stop the first part here. I'll come to the second part. क्योंकि आपसे भी कोई प्रश्न पूछेगा आ जाएंगे, क्या मतलब है IKS का, ठीक है ग्रेड पे हो रही है, क्या उसका कोई 21st सेंचुरी में रेलेवेंस है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट का जो समरी है या कंक्लूजन है, ये इस तरीके से समझें कि decolonization is our first objective. Second is, without getting trained in Indian knowledge system, if you will go in policy making, you will do blunders. Without understanding your own people, your own culture, your spiritual heritage, the way Indian mind works largely, और उन्हीं के लिए आप पॉलिसी बनाएंगे, we will do the same disaster as we did from 1947 to 1991. That was only one example. कुछ एग्जाम्पल अर्थशास्त्र से मिले, हमें समझ में आया कि अगर हमने अपनी दृष्टि से विश्व को देखना शुरू नहीं किया तो हम हमेशा मान से गुलाम ही बने रहेंगे, एंड विच विल बी वेरी डेंजरस इन नेक्स्ट 25 to 30 years. ओके, कैन वी हैव नेक्स्ट पीपीटी? एक और है, अभी कोई प्रश्न है यहाँ तक? जैसे जो कपूर सर ने किया था, उन्होंने किया था इंडियन लिंग्विस्टिक्स में, मतलब जो पाणिनि का कॉन्सेप्ट को लेके, और वो अभी काम भी कर रहा है, मतलब एमए के सेमेस्टर में 3rd पेपर इसी का माना जाता है। डू यू थिंक इंडियन लिटरेचर में, पोएट्री, फिक्शन में भी ऐसा हम कर सकते हैं? इंडियन लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन में सभी हैं, लाइक इट्स नॉट ओनली ग्रामर, उसके 3 पार्ट हैं। ग्रामर तो है ही, बट उसके साथ साथ जो पूरी काव्य परंपरा है जिसमें आपको एस्थेटिक प्लेजर के बारे में पता है, वो पूरा है। फिर है लिंग्विस्टिक्स जिसमें भर्तरीज वाक्य पति हमने कि मीनिंग कैसे आता है, लिंग्विस्टिक्स फिलॉसफी क्या होती है, एंड इंडिया इज स्टिल लाइट ईयर्स अहेड एज कंपेयर्ड टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू लिंग्विस्टिक साइंसेस। तो उन्होंने एक नहीं, बहुत सारी चीजें इंटीग्रेट की। मतलब इफ आई गो फॉर रिसर्च आफ्टर अ मंथ, वो जो रस वाला टॉपिक है वो उतना डिटेल हो सकता है रिसर्च के लिए? इट कवर्स एवरीथिंग अबाउट Indian aesthetics, Indian art, Indian literary criticism, everything is included in that. IKS जो पढ़ा रहे हैं IITs वगैरह, तो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट में जनरली वही कम्युनिस्ट टीचर्स हैं, तो वो IKS को डिस्टॉर्ट करके कोशिश कर रहे हैं। इंडिक क्योंकि शब्द यूज हुआ है, तो इंडिक तो मुगल भी है, वो भी है, तो वो इंडिक में इसको भी पढ़ा, उसको भी, तो बहुत सारी चीज़ों को वापस से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्या IKS से पढ़कर कोई MA वगैरह हुआ नहीं, क्योंकि पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें जो फैकल्टी जा रही है उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि वो वही वाली ना आ जाए। उसके लिए तो राघव जी से बात करनी पड़ेगी। बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आई कैन अंडरस्टैंड कि देखिए, इसीलिए हम में से हर किसी का विजिलेंस होना जरूरी है। पॉलिसी बन गई, करिकुलम है, but how it is getting implemented in that particular college, university, ये बात ध्यान रखें, ये वॉर है, आपको उसकी वॉर की तरह ही लड़ना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक ग्रेजुअल ऑर्गेनिक डेवलपमेंट कि ठीक है अच्छी बातें हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की सीखेंगे, अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज देयर, बट रिमेंबर योर एनिमीज विल नॉट अलाउ यू टू हैव स्पेस इन एकेडमिया।
जो 40-50 वर्षों से बैठा है, जिसने पूरा कंट्रोल करके रखा है, वी हैव टू फाइट हिम। BA कॉमर्स, जो मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस फेस करने पड़े एटीट्यूडिनल भी और अदरवाइज भी, वो BA इकोनॉमिक्स में इंडियन स्टूडेंट्स से जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर है। तो उनका इंटेंशन गलत नहीं था, बट बिकॉज उनको सिविल सर्विसेज की जहाँ प्रिपरेशन मिल रही है वहाँ से जो इनपुट्स मिल रहे हैं और जो मैं इनपुट्स दे रही हूँ वो इतने उन लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहे हैं कि वो सिर्फ क्लैरिटी चाह रहे थे कि वहाँ तो अथॉरिटी है, क्योंकि उनके पास तो बहुत लॉन्ग रिकॉर्ड है कि हमारे इतने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, इतने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो वो तो एक तरह से एक एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी हो गई। और मैं जाके अपनी परंपरा के चीज़ों को बता रही हूँ और कह रही हूँ फेथ, उसमें बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज फेथ। तो वो जो एक टसल चल रही है वो है, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि इसमें फेथ वर्ड यूज नहीं करना चाहिए जब आप इसको दे रहे हैं, बिकॉज इट हैज बीन टाइम टेस्टेड एंड प्रूवन वेरीफाइड। मैं सिर्फ स्ट्रेटेजी के लेवल पे कह रहा हूँ। देखिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम में कोई बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, हम भारतीय ज्ञान परंपरा ही बोल सकते हैं, उसको वैसे ही लेके जा सकते हैं जहाँ पे ऐसा होता है। बट एक जर्नी देखिए पिछले 20 वर्षों की, कि जहाँ पे आप एक टेक्स्ट इंट्रोड्यूस करने की बात करते थे तो कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म बीच में आ जाता था। कपिल जी ने जब उसको इंडियन नॉलेज सिस्टम कहा और JNU में इंट्रोड्यूस किया तो एक ही बात पे एम्फेसिस किया कि ये नॉलेज टेक्स्ट है और हर कम्युनिटी का इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम होता है। हम हमारे उसको फेथ को भी मतलब नहीं है, हमारे को उसका रिलीजन से भी मतलब नहीं है। आई एम सेइंग इट स्ट्रेटेजिकली इन इंडियन नॉलेज सिस्टम एवरीथिंग कंबाइंड, सीक्रेट, स्पेस, सेक्युलर, कुछ अलग नहीं होता। बट रिमेंबर वेयर यू आर, whom you are dealing with। अगर वो वेस्टर्नाइज्ड माइंड है तो स्ट्रेटेजिकली आपको भी उसको उसी तरीके से घुमा फिरा के समझाना पड़ेगा where he cannot have objection। मेरा तो कहना है कि JNU में 80s और 90s में जब कपिल कपूर जी शुरू कर सकते हैं तो हमें सिर्फ स्ट्रेटेजिक लेवल पे ही पता होना चाहिए कि कैसे घुमाएं, उसके लिए डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। नहीं, इसी के कारण मेरा एक इनपुट है कि इन सारी चीज़ों में IITs, IIMs वगैरह में सब यूज हो रहा है, बट आई थिंक सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में भी कहीं हाँ, इट विल कम, इट विल कम। सबसे ज़्यादा अभी बड़ा एक वेस्टर्न वो है जहाँ इंटरव्यू नहीं हुई है। हाँ, नहीं, इनफैक्ट अभी यूनिवर्सिटी है इनिशियल फेजेस ही है, अभी तो लोगों ने नाम ही सुना है। कल मैं जब जयपुर में था और वहाँ गए रहे थे तो उनको बस ये पता है कि IKS पे कुछ करना है, IKS क्या होता है क्या नहीं होता ये नहीं पता है। बट रिमेंबर ये ग्रेजुअली ऐसे ही होगा, बट इट विल कम इन सिविल सर्विसेज, दैट विल बी मेजर ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन दैट विल हैपन इन दैट। मेरा कहना है कि आप IAS ऑफिसर बन ही नहीं सकते जब तक आप भारत को नहीं जानते या भारतीय कल्चर को नहीं जानते, क्योंकि जिसको आप गवर्न करने जाओगे, जिसके लिए पॉलिसी बनाओगे, आप डिजास्टर करोगे अगर उन लोगों के बारे में, आप उनकी संस्कृति के बारे में नहीं जानते। Since we have incorporated Bharatiya Gyan Parampara and are in the process of doing this, we will witness a paradigm shift as we move away from the Western knowledge systems. So in this process, while this is going to completely restructure the industry and academia of all disciplines, and substantial time will be required for research and development, how long a timeline do you see when we can completely replace Bharatiya Gyan Parampara with the Western? We will not replace Western knowledge system, that has to be clear. कुछ एरियाज में वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम और इंडियन नॉलेज सिस्टम का कोलैबोरेशन होगा व्हेन इट कम्स टू साइंसेस, बेसिकली फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो। We cannot aim and we should not aim of replacing Western knowledge system in those areas because it's a global universal knowledge system. Only thing is we need to add our perspective in that. तो साइंसेस में तो मुझे रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं दिखती है। जैसा मंजुल भार्गव का एग्जांपल है कि मॉडर्न मैथमेटिक्स में भी भारतीय दृष्टि से क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है उन्होंने प्रूव किया। जगदीश चंद्र बोस ने जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे और सारी टेक्निक्स थी उनको यूज किया प्लांट इंटेलिजेंस की स्टडी में। ठीक है, भारतीय वेदांत की दृष्टि थी इसलिए वो एक्सप्लोर कर पाए उसको। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। हाँ, ह्यूमैनिटी इज प्रॉब्लमेटिक है
Actually, humanities is producing major chunk of garbage and waste in society. Believe me, आप प्रॉपरली उसका इवैल्यूएशन करा लीजिए कि व्हाट ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट आर प्रोड्यूसिंग। उसके साथ, क्योंकि वहां पे वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम भी नहीं है, वहां मिशनरी, मकाले और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज हैं, एंड दे आर प्लेइंग ए पावर गेम। तो वहां पे इनफैक्ट आप उनके साथ बातचीत भी नहीं कर सकते। आप किसी हिस्ट्री जो जहाँ पढ़ाई जाती है, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाई जाती है, या आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता है, डिजाइन पढ़ाया जाता है, आप संवाद करके देखिए उनसे भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित, दे विल नॉट लिसन टू यू, ये ऐसे हैं वैसे हैं, कोई नहीं। बट ऑन द अदर हैंड यू गो टू साइंस डिपार्टमेंट, क्वांटम मैकेनिक्स पे कोई काम कर रहा है, कोई जानना चाहेगा कि वेदांत क्या कहता है। बायोलॉजी में कोई काम कर रहा है, पॉसिबिलिटी है कि कुछ हमारा डिस्कशन इंडिजिनस मेडिसिन या आयुर्वेद को लेकर हो सकता है। Science people are more open today, right now, as compared to humanities people, क्योंकि humanities में dogma के अलावा कुछ नहीं सिखाया जा रहा है। तो stated principle है 10, इसको मान लो और सब कर लो। साइंस का पहला प्रिंसिपल ही है, you need to be open in an exploration. I'm saying in general, कहीं कहीं जगह उल्टा भी हो सकता है। तो रिप्लेसमेंट वर्ड हमें यूज नहीं करना चाहिए इस पेज में, हमें ये करना चाहिए कि हम इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते। इवन व्हाट when I am integrating this, what I am telling to my university and different departments, कि आप 8 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं एक सेमेस्टर में, I need only 1 सब्जेक्ट ऑफ yours, जिसमें मैं आप ही के सब्जेक्ट में भारतीय दृष्टि से उसको पढ़ा सकता। आप पढ़ाएं 7-8 जो रेशियो है वो आप पढ़ाएं, मीन्स ऑलमोस्ट आई एम आस्किंग देम टू गिव 10% ओनली, 12% ओनली, राइट, इससे ज्यादा नहीं। सो दे डू नॉट गेट थ्रेटन्ड आल्सो। कि हाँ ठीक है, जस्टिफाइड है, एक तो मॉड्यूल होना ही चाहिए। जैसे बिजनेस इकोनॉमी मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्या हम अर्थशास्त्र एज इट इज नहीं पढ़ा सकते एक मॉड्यूल के तौर पर? एंड एवरीवन विल वेलकम इट। ऑन द ग्राउंड आई हैव सीन जो ये टॉप एलीट लेयर है 5% 10% की, 70-80% फैकल्टी आर आल्सो दिस इंक्लिनेशन कि हाँ होना चाहिए। ओके, नमस्ते सर, मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा है सर। मैं इंटरप्रिटेशनल और पब्लिकेशनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करना चाहता हूँ। जैसे हम भगवद गीता को भी देखते हैं तो इस्कॉन की गीता है जिस पर बहुत सवाल होते हैं, उसको खुद के तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इंडियन नॉलेज सिस्टम और पॉपुलर होगा और जैसे हमने टेक्स्ट के पढ़े चाहे वो नाट्यशास्त्र जैसे वो ट्रांसलेट होंगे, तो कैसे इंश्योर करेंगे कि जो चीजें लिखी हुई हैं वो जो ट्रांसलेटर को पर्सनल वॉइस ना हो, और इसीलिए क्या हम आगे चल के कोई ऐसा सेंट्रल कमीशन गठित हुआ देखते हैं कि जिसके पब्लिकेशन ही रिलेवेंट हो, जिससे जो हम हमारे अंदर डिस्टॉर्शन नहीं आया। हाँ, एक डिस्टॉर्शन और हमारे अंदर एक कंफ्यूजन होता है कि क्या पढ़ें, इनका पढ़ें या इनका पढ़ें। एक यूनिकनेस जो इंडियन नॉलेज सिस्टम की है वो आप ध्यान रखें कि इंडियन नॉलेज सिस्टम सिर्फ एंशिएंट नॉलेज सिस्टम नहीं है कि 2000 वर्ष पुरानी किताब हम लाके पढ़ा रहे हैं। किसी भी परंपरा में, ज्ञान परंपरा में हमारे टिल 18th century, 19th century, somewhere in 20th century, commentaries after commentaries लिखी गई, authoritative commentaries लिखी गई। तो एक हद तक तो इसको कहते हैं हम कंटिन्यूअस ट्रेडिशन है, सिर्फ एंशिएंट ट्रेडिशन नहीं। सेकंड, ऑफ कोर्स ऐसा भी होगा कि धीरे धीरे कुछ रिकमेंडेड टेक्स्ट होते हैं ना कि हाँ यहाँ से जो पब्लिश हुए हैं वो अथॉरिटेटिव हैं, ऑथेंटिक हैं, इनको यूज करना चाहिए। क्योंकि इंडिया में प्राइमरी टेक्स्ट की भरमार है, आप पहले तो प्राइमरी टेक्स्ट ही पढ़ें, उसके बाद ही उसकी कोई सेकेंडरी टेक्स्ट या कमेंट्री पढ़ें अगर आपको हेल्प चाहिए उसके अंदर। अगर आपको अर्थशास्त्र पढ़ना है तो पहले कमेंट्री नहीं पढ़ें, गो टू द ओरिजिनल टेक्स्ट फर्स्ट। आपको मैथमेटिक्स का टेक्स्ट पढ़ना है तो गो टू द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो डिस्टॉर्शन और कंफ्यूजन कम होता जाएगा। वैसे वैसे जैसे विद्वान बढ़ेंगे, देखो डिफरेंसेस और डिसएग्रीमेंट तो हमेशा रहेंगे, बट ग्रेजुअली आपको एक मोटी मोटी बात समझ में आ जाएगी कि ये फ्रेमवर्क है हमारी देखने की। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। कितना समय हो गया है? 11:15, ठीक है ना? अब मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स आपको बताऊंगा कुछ पार्टिसिपेट करके इस लेक्चर में, जो मुझे लगता है
कि अगर हमने इंडियन नॉलेज सिस्टम 20-25 वर्ष पहले या 50s में ही शुरू कर दिया होता तो इंडिया आज ये सारे कंट्रीब्यूशन कर रहा होता, जो कि अब हमें कहीं ना कहीं वेस्ट से आ रहे हैं, जापान से आ रहे हैं, एंड वी आर मिसिंग द मेजर इनोवेशंस, डिस्कवरीज, न्यू आइडियाज ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म। अगर इसको कनेक्ट करें, ध्यान रखें हर आइडिया की अपनी इकोनॉमिक वैल्यू भी है, इट डजंट कम इन वैक्यूम। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, विषय आपने सुना होगा, आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ाया जाता है कॉर्पोरेट में भी, यूनिवर्सिटीज में भी। इमोशनल इंटेलिजेंस की जो पूरी कॉटेज इंडस्ट्री है वो आज मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, क्योंकि इसके कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, एचआर में, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप उसका मॉड्यूल देखेंगे, आप उसका पार्ट देखेंगे, उसमें एक भी इंडिक आइडिया नहीं है। जबकि वेस्ट ने इमोशनल इंटेलिजेंस की फाइंडिंग जो है वो कब करी है? They neglected emotional intelligence for 300 years. For 300 years. When they discovered emotion, क्योंकि उनका कहना था कि इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती, इमोशन से तो डिस्टर्बेंस ही होता है। We should be rational, we should be logical, we should be doing more reasoning. So they completely ignored this part of emotional intelligence. Only in 1980s and 1990s they came to realize कि कोई भी डिसीजन मेकिंग हम करते हैं, कितनी भी लॉजिकल हार्डकोर हो, उसमें इमोशन हमेशा इन्वॉल्व होता है। उसको हम गट फीलिंग भी कह सकते हैं, इंट्यूशन भी कह सकते हैं, एंड दे डिड इट लाइक प्रॉपर न्यूरोसाइंस स्टडीज फॉर दैट। उस डिस्कवरी के बाद आज पूरे वर्ल्ड में इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके इतनी वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस, आइडियाज, एवरीथिंग इज देयर, व्हिच आई कॉल मल्टी-million dollar industry. Now, this was a natural forte. Indians, if they had developed emotional intelligence content and framework and ideas, Indians could have easily captured this industry. क्योंकि उनके पास इतना content है, which West is discovering very recently. So, ये ध्यान रखें, मैं जितने भी ideas अभी बताऊंगा आपको, उसका एक इकोनॉमिक एंगल भी पीछे है, एक साइंटिफिक एंगल और डिस्कवरीज तो है। ओके, मे बी आई विल गो डायरेक्टली देयर। ये जो मैं आपको ह्यूमैनिटीज में जो क्राइसिस है, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट, दिस इज नॉट माय स्टेटमेंट। ग्लोबली नाउ थिंग्स आर कमिंग टू दिस अंडरस्टैंडिंग that humanities department में deeper crisis है, because they are not producing any fruitful framework. In fact, humanities department का आपको प्रोडक्ट देखना है वेस्ट में, जिसको आज वोकिज्म कहते हैं, वो है अल्टीमेटली उनके जो फ्रंटियर्स पे काम करने वाले लोग हैं ह्यूमैनिटीज में, वो ज्यादातर वोकिस्ट बन के आंदोलन कर रहे हैं। ओके, दैट इज द आउटकम ऑफ मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट। दैट्स व्हाई thinkers there in the west are asking ये क्या प्रॉब्लम है, क्यों हम बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट एक पूरा रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्राइसिस है, क्योंकि सोशल साइंसेस कहते हैं अपने आप को, और सोशल साइंसेस में साइंसेस कुछ नहीं है, क्योंकि साइंसेस के लिए आपको रिप्रोड्यूसिबिलिटी चाहिए, एम्पिरिकल स्टडीज चाहिए, एंड दे हैव इवन मोर देन 50% रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्राइसिस। So I'll not go into this right now. इसको स्किप करते हैं। हाँ, एक यहाँ पे मैं बात बता दूँ, पिछले अगर 300 वर्षों का साइंस का इतिहास देखें, है ना, तो उसमें एक बड़ा चेंज आ गया है। टिल 20th सेंचुरी मिडिल तक, मतलब 1960 और 1970 तक, फिजिक्स वाज देयर प्रीडोमिनेंट डिसिप्लिन ऑफ साइंस। मतलब फिजिक्स का पूरा बोलबाला था। अगर किसी को कहना है कि हम भी साइंस कर रहे हैं, जैसे इकोनॉमी भी साइंस है, हिस्ट्री भी साइंस है, तो फिजिक्स अल्टीमेट बेंचमार्क हुआ करता था। 1950-60s के बाद, 70s के बाद कौन सी साइंस है जो प्रोमिनेंट होती जा रही है? एनी आइडिया? ह्यूमैनिटीज का मैंने इसलिए डिस्कशन नहीं किया क्योंकि ह्यूमैनिटीज प्रोड्यूसिंग नथिंग बट रबिश एंड वेस्ट, and I'm not taking it lighter. I have gone through the literature, I have gone through their history and all that.
कभी उसको अलग से डिस्कस किया जा सकता है, बट जिसका फंडामेंटल आउटकम फोकस्ड हो वो क्या कर रहे हैं। बट साइंस की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। In fact, more collaboration can happen on the frontiers of science. Of course, humanities will play important role, but Indic sciences and Indic studies will play far more important role than anything else. So biology became the most predominant science after 1960s and 70s through genetics studies and all that. उसके बाद last 1990 से 2000 से ले लें तो फिर न्यूरो साइंसेस आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। ये कहा जाता है कि इस सेंचुरी की जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज होंगी वो या तो बायोलॉजी के स्पेयर में होंगी, न्यूरो साइंस में होंगी, न्यूरो साइंस रिलेटेड साइकोलॉजी में उसमें होंगी। ओके, आई विल शो यू फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दैट एंड व्हाई इट्स हैपनिंग। हाँ, ये जो मैं कह रहा था कि 300 वर्षों से पर्टिकुलरली लास्ट 100 and 150 इयर्स आप एक पैटर्न देखेंगे कि जब भी कोई यूनिवर्सिटी ओपन होती है तो ह्यूमैनिटीज के डिपार्टमेंट अलग है और साइंसेस के डिपार्टमेंट अलग है, एंड दे नेवर मीट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। पहली बात तो ये वर्ड को नेगेट करता है यूनिवर्स और यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि यूनिफिकेशन ऑफ नॉलेज सिस्टम, बट अगर ह्यूमैनिटीज के डिपार्टमेंट अलग हैं और साइंस के डिपार्टमेंट अलग हैं और उनके बीच में कोई संवाद ही नहीं है तो फिर यूनिवर्सिटी कैसे बनेगी? This is deeper problem that West is facing. But last 40, 50, 60 years से मैं कहूँ तो sciences and humanities are coming together. It is called third culture. इसका सिंपल सा एक स्थूल एग्जांपल दे देता हूँ। पहले हिस्ट्री के बारे में अगर आपको लिखना होता था कि हमारी सबसे पुरानी सभ्यता क्या है तो जनरली आप स्पेकुलेट करके लिखते थे यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था and all that, like Aryan invasion theory. It's based on speculation and nothing else. But archaeology जैसे ही धीरे 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 ग्रो करती गई तो आज आपको सिविलाइजेशन की डेटिंग किसके थ्रू मिलती है? आर्कियोलॉजी इज ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट और साइंस सब्जेक्ट? प्राइमरीली साइंस सब्जेक्ट। डेटिंग की सारी टेक्निक्स है वो कहाँ से आई हैं? फिजिक्स की टेक्निक्स है वो सब। So how subject of science like archaeology is reshaping humanities department? ये मैंने बहुत tip of an iceberg एग्जांपल दिया है। इसी तरीके से बहुत सारे विषय जो साइंसेस के पहले ह्यूमैनिटीज में नहीं थे वो धीरे 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 ह्यूमैनिटीज का पार्ट बनते जा रहे हैं। ओके, सो रिमेंबर वी आर मूविंग टुवर्ड थर्ड कल्चर वेयर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज विल नॉट बी डिफरेंट। मतलब अगर मैं इमेजिन करूं कि आने वाले 25 वर्षों में यूनिवर्सिटीज कैसे होंगी तो ये डिस्टिंक्शन मिट चुका होगा कि ये ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट है, ये साइंस डिपार्टमेंट। स्टडीज होंगी उसमें ह्यूमैनिटीज एंगल होगा और उसमें साइंस का एंगल होगा, ये सेपरेशन नहीं रहेगा। दिस इज व्हाट द वेस्टर्न थिंकर्स आर आल्सो प्रेडिक्टिंग। ये सब उन्हीं के वर्क्स हैं। उसमें एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एक तो कॉग्निटिव साइंसेस अपने आप में प्रीडोमिनेंट होती जा रही हैं। कॉग्निटिव साइंस का मतलब है साइंस ऑफ ब्रेन, साइंस ऑफ माइंड। आप फिजिक्स पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, एवरीथिंग इज कमिंग अंडर द डोमेन ऑफ। और दूसरा है कॉन्शियसनेस स्टडीज। 40 वर्ष पहले कॉन्शियसनेस स्टडीज अमेरिका की हर यूनिवर्सिटी में टैबू थी। मतलब उस पर अगर आपको रिसर्च करनी है तो इट विल बी एकेडमिक सुसाइड। 40 वर्ष बाद अमेरिका की बहुत ही कम ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी जहां पे कॉन्शियसनेस स्टडीज का डिपार्टमेंट नहीं। इनफैक्ट इंडिया में कॉन्शियसनेस स्टडीज के डिपार्टमेंट नहीं है, अमेरिका में भरे पड़े। एंड हु आर पायनियर्स इन डूइंग कॉन्शियसनेस स्टडीज? इंडियंस। बी वन प्राइमरी साइंस इफ आई कॉल कि जिससे सारी साइंसेस हमारी निकली हैं वो है कॉन्शियसनेस स्टडीज। अभी और समझेंगे कि कॉन्शियसनेस स्टडीज हमारे यहाँ क्यों प्राइमरी है और क्या उसका इफेक्ट है। बट रिमेंबर द शिफ्ट इज हैपनिंग इन द वेस्टर्न कंट्रीज। ये जो मैं कह रहा था कि फिजिक्स के बाद बायोलॉजी, बायोलॉजी के बाद न्यूरोसाइंस, न्यूरोसाइंस के साथ साथ कॉन्शियसनेस की स्टडीज। तो अगर वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम कॉन्शियसनेस स्टडीज की तरफ मूव कर रहा है तो क्या इंडियंस उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्वेश्चन ये है। Do you think that Indians have lead in consciousness studies? But हमारे तो यूनिवर्सिटीज नहीं पढ़ा रही कॉन्शियसनेस स्टडीज, पढ़ेंगे कहाँ पे? वो तब तक नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पे
जब तक अमेरिका में 50 वर्ष नहीं हो जाए उसको, फिर उन्हीं की टेक्स्ट बुक लाके हम यहाँ पढ़ाएंगे। So try to understand it's a deeper thing. Right time has come when the West is looking towards Eastern wisdom, in the sense because ये consciousness studies की primary studies वेदांत के बाकी जो दर्शन है उसके अंदर embedded है। ये कुछ कॉन्वर्सेशन में एग्जाम्पल के लिए देता हूँ कि कई बार लगता है कि क्या इंडिक स्टडी सही में ग्लोबल स्टेज पे कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्या ये सिर्फ कुछ मंत्र सीख लेना है या कुछ रिचुअल सीख लेना जितना है। तो अगर आप लास्ट 100 इयर्स के इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन देखेंगे उसमें जिसमें इंडिक स्टडीज और इंडिक व्यू ने रोल प्ले किया है, सिर्फ एक लिस्ट दे रहा हूँ, उसके बाद मैं एग्जांपल्स में आऊंगा। टेस्ला एंड स्वामी विवेकानंद, प्लीज राइट डाउन व्हाटएवर यू कैन गेट ऑन इंटरनेट रिलेटेड टू इट। स्वामी विवेकानंद वेदांत टीच कर रहे थे अमेरिका में आफ्टर हिज फर्स्ट विजिट्स, ओके, and Tesla became very much interested in Vedanta, and that जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको ये होगा कि मैटर और एनर्जी का यूनिफिकेशन जो है, जो ऑफ कोर्स आइंस्टीन ने बाद में दिया E=mc² से, ये उसके पहले की बात है जब वेस्ट में ये क्वेश्चन चल रहा था कि क्या मैटर और एनर्जी का अपने आप में कोई रिलेशन है क्या। सो टेस्ला वाज सर्चिंग फॉर दैट एंड ही रियली गॉट इंस्पायर्ड विद स्पीचेस ऑफ स्वामी विवेकानंद। Second conversation, David Bohm and Krishnamurti. David Bohm, like physicist, topmost physicist, and he is discussing with all the truth, reality, and all things with Krishnamurti. ये बुक जरूर पढ़ें, अगर जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलरली उनको तो पढ़नी ही चाहिए, जो यहाँ दे रखी है एंडिंग ऑफ टाइम। ये लास्ट सेंचुरी के सबसे इंपॉर्टेंट संवाद, शास्त्रार्थ या डायलॉग्स में से एक है। You will get lot of insights on management, economy, happiness, physics, science. How Eastern ideas and Western ideas come together and can create a solid foundation. Okay? एक है आइंस्टीन और टैगोर का कॉन्वर्सेशन। ये एक्चुअली मेरा पूरा अलग से एक लेक्चर है कि ये कॉन्वर्सेशन में क्या था, क्या डिस्कशंस हुए एंड व्हाट दे वर डूइंग। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये बहुत शॉर्ट कॉन्वर्सेशन है, अगर आप इंटरनेट पे जाके टाइप करेंगे तो 4 या 5 पेज ही नहीं सर, कुछ आधे घंटे की उनकी मीटिंग थी मुश्किल से। लुक, व्हाट आइंस्टीन आस्क्ड, आइंस्टीन का क्वेश्चन क्या है रविन्द्रनाथ टैगोर को? दिख रहा है? Do you believe in the divine as isolated from the world? Of course, Einstein was famous at that time with the relativity theory and all that. He was a theist, we know that. What he is asking to Rabindranath Tagore? इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? एक्चुअली आइंस्टीन की 2 क्वेस्ट थी पूरे लाइफ टाइम में। एक जो है मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट से आप ट्रैवल करेंगे तो आपको जगत कैसा दिखाई देगा। एक दूसरी क्वेस्ट है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है बट अब न्यूरो साइंस की डिस्कवरीज के बाद सामने आ रही है। सेकंड क्वेस्ट थी कि ये जो हमारे सेंसेस हैं इन्हीं से हम वर्ल्ड देखते हैं। समझो मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, हाउ मेनी सेंसेस आर वर्किंग? How many senses do we have? 5. Okay, simple. अगर इन 5 सेंसेस में से एक सेंस शट ऑफ हो जाए, लेट्स से हम एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं और हमारे पास टेक्निक है उसको शट ऑफ करने की, तो जगत कितना दिखाई देगा? तो 20% क्या है? 80% ही दिखेगा मतलब परसीव होगा। सेकेंड लेवल सेंसेस भी मैंने शट ऑफ कर दिया, 60% वर्ड। थर्ड गया, सेकंड गया, फोर्थ गया, फिफ्थ गया, तो क्या जगत रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। परसीव नहीं कर पाएंगे, परसीव नहीं कर पाओगे तो वो रहेगा या नहीं रहेगा इसका जवाब दे पाओगे? ये आइंस्टीन की सेकंड क्वेश्चन थी, which he used to ask to every philosopher, that what happens if one by one our senses will get shut off? क्वेश्चन उसका ये था कि ये जो वर्ल्ड हमें दिखाई देता है ये तो सेंसरी परसेप्शन है, न्यूरो साइंस में वही पूछ रहे हैं। तो एक कैट या काउ या हॉर्स
उसका सेंसरी परसेप्शन और हमारा सेंसरी परसेप्शन एक है? कुत्ते को जैसा जगत दिखाई देता है, बिल्ली को जैसा जगत दिखाई देता है, क्या हमको भी वैसा ही दिखाई देता? नहीं। तो क्या जगत अलग अलग है? ओके, सो दिस इज राइट नाउ व्हाट न्यूरोसाइंस इज एक्सप्लोरिंग, कि वर्ल्ड कैसे कंस्ट्रक्ट होता है हमारे सेंसेस के थ्रू। इफ आई आस्क यू, इज दिस अ क्वेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट और साइंस डिपार्टमेंट? Traditionally, it has been quest of humanities department. इसलिए जो मैं कह रहा हूं कि आने वाले 25 वर्षों में कोई ह्यूमैनिटीज और साइंस के अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं होंगे। So when he met Rabindranath Tagore, he of course was aiming for a different question, but this question is at the core of Hinduism, at the heart of Indian knowledge system. इसलिए पूछ रहा है कि do you believe in the divine as isolated from the world? जो दिव्यता है, क्या वो वर्ल्ड का पार्ट है कि वर्ल्ड से अलग है? क्योंकि वेस्टर्न बैकग्राउंड ही वाज कमिंग फ्रॉम, उसमें कहा जाता था जो अर्थ है और जो स्वर्ग है वो दोनों अलग अलग हैं, और अर्थ इज लाइक प्रोफेन, करप्ट प्लेस। अर्थ इज नॉट वेयर डिविनिटी इज, डिविनिटी इज समवेयर एल्स। इसलिए मरोगे और इटर्नल हेवन मिलेगा तभी दिव्यता मिलेगी, इस जगत में रह के दिव्यता नहीं प्राप्त की जा सकती। And that's the whole conversion thing that is associated with that. आइंस्टीन का क्वेश्चन था, ये जब जगत है ये डिवाइन है या डिवाइन इससे अलग है? ये कॉन्वर्सेशन पढ़ना, एंड में क्या होता है ये देखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को आइंस्टीन क्या कहते हैं? लास्ट वाले दो वर्ड ये, देन आई एम मोर रिलीजियस देन यू आर। जस्ट थिंक अबाउट 20 minutes conversation and Einstein is saying that I am a religious person. Of course, religious here means a spiritual person. He doesn't acknowledge the Western knowledge system in that way. ये पावर है जो आप इंडियन नॉलेज सिस्टम के थ्रू संवाद करते हैं। अभी तो हमें यही नहीं पता कि रियलिटी मीन द होल कनेक्शन ही है क्या, वेदांत में क्या लिखा है, न्याय में क्या लिखा है, सांख्य में क्या लिखा है, क्या इसके हमारे कोई उत्तर भी हैं कि नहीं। बट बी प्रिपेयर्ड, these are the questions for the next 25 years in academia. ऐसा ही महर्षि महेश योगी ने टॉप मोस्ट थिंकर्स जो थे वेस्ट के साथ संवाद किया, and very fruitful and engaging conversation. So remember, these are intellectual giants of India representing Indian knowledge system and talking to the bright minds of the West and asking them to engage with them in the most fundamental question. और most fundamental मैंने आपको 3 बता दिए, उसके उत्तर मिले तो सब कुछ मिलेगा। What is truth? What is good? What is beauty? Okay. ऐसे ही और भी कॉन्वर्सेशन है, मे बी इन सम अदर लेक्चर्स विल सी दिस। इन फैक्ट कम से कम 10 बुक्स ऐसी होंगी जो वेस्ट से निकली हैं जिनके कवर पेज नटराज के हैं, which has nothing to do with Indian knowledge system, but they found that the best what we are doing and discovering can be represented by Nittaj. Frederick Capra, front page, वो फिजिक्स के प्रोफेसर है नटराज, एंड सो मेनी थिंग्स, इसके डिटेल में भी नहीं जाते हैं। ये मैंने जो इमोशनल इंटेलिजेंस का एग्जांपल दिया था, नीम करोली बाबा का आशीर्वाद लेके डैनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काफी काम किया। इनकी जब आप बायोग्राफी पढ़ते हैं उसी में ये लिखा है कि ये पीएचडी करना चाहते थे कॉन्शियसनेस स्टडीज पे। जब नीम करोली बाबा से मिलके गए अमेरिका, वहां पे इनके गाइड ने कहा कि एकेडमिक सुसाइड होगा, ये मत करना। Then he shifted to emotional intelligence. Now he is the world leader on emotional intelligence, but he is blessed by Neem Karoli Baba and followed meditation practices through. अब हम यहाँ पे अपने संतों की बात करने लगेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो क्या स्पिरिचुअलिटी की बात है, because without having ABCD of Indian knowledge system you cannot understand how deep this knowledge system is. ऐसे दलाई लामा के सारे न्यूरो साइंटिस्ट के साथ कॉन्वर्सेशन है, he is continuously doing for last 30-35 years. Very interesting. In fact, ये book मैं 6 months back I was reading this. One Matthew Ricard is neuroscientist. Paul Singer's Beyond the Self: Conversation Between Buddhism and Neuroscience. Not a single textbook is taught in our universities like this.
हमारे विद्यार्थी को ये नहीं पता होता, इसीलिए फैकल्टी को नहीं पता होता कि क्या पावर है इंडियन नॉलेज सिस्टम की, कि जो फ्रंटियर्स पे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उसके साथ कैसे संवाद हो सकता है, ओनली ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसको मैं स्किप करता हूँ। आई विल कम टू 10 एग्जांपल्स व्हिच आई वाज सेइंग दिस। ये 10 एग्जांपल्स ऐसे हैं जो इंडियंस डिस्कवर कर सकते थे इजीली, एंड दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू नोबेल प्राइज डिस्कवरीज। अगर हमने इंडियन नॉलेज सिस्टम पिछले 25 वर्षों में अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया होता और इंटीग्रेट किया होता। फर्स्ट वन, द गट ब्रेन साइंस। नाम सुना है किसी ने? सो गट ब्रेन साइंस का सिंपल लॉजिक है, वेस्ट अभी तक ये मानता था, like 20 years back only, even 10 years back, कि जो भोजन आप ग्रहण करते हैं उसका माइंड से कोई कनेक्शन नहीं, मतलब फूड में कोई साइकिक एलिमेंट नहीं होता। फूड जो है वो बॉडी को ही नरिश करता है, फूड का माइंड से कनेक्शन नहीं है। दे नेवर पेड अटेंशन टू इट। इंडियन ट्रेडिशन में क्या है, जैसा होगा वैसा होगा मन। अब ये 1000 years old insight है और हमें उसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट भी पता है कि तामसिक भोजन खाएंगे तो क्या होगा, वासी भोजन खाएंगे तो क्या होगा, रजोगुनी भोजन खाएंगे तो क्या होगा, सतोगुनी खाएंगे तो क्या होगा। लास्ट 10 to 15 years में गट ब्रेन साइंस पे इतनी रिसर्च हुई है, नाउ दे आर एक्नॉलेजिंग कि नहीं, गट से एक नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन में इंपैक्ट होता है साइकिल, and they are coming up with works after works and establishing this, almost equal to Nobel Prize discoveries in all these areas. अगर हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को 25 साल पहले ये पढ़ाया होता कि आयुर्वेद का नॉलेज सिस्टम ये कहता है फूड और माइंड के बारे में, ये डिस्कवरी नहीं हुई होती हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ जो आयुर्वेद पढ़ रहा है उसको बायोलॉजी की ट्रेनिंग इस तरह से नहीं दी जा रही है, या उसको तो हम यही भावना से देख रहे हैं, और बायोलॉजी जो पढ़ रहा है उसको इंडिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है। When you have collaboration, you can come up with such kind of insights. अब वेस्ट ये कह रहा है, and it's a good thing, in next 25 years they will establish thoroughly कौन से फूड का कैसे माइंड पे इम्पैक्ट होता है। ओके, सेकंड इज सर्कैडियन रिदम। 24 आवर्स की एक क्लॉक है जो आपकी स्लीप, वेक, हंगर सब डिसाइड करती है। वेस्टर्न साइंटिस्ट्स वर नॉट एक्नॉलेजिंग दिस 24 आवर साइकिल सर्कैडियन रिदम टिल वेरी रिसेंट टाइम। इसलिए मेडिसिन कब दी जानी चाहिए उनका कोई बहुत फोकस नहीं था उसमें। आप रात को पूरे जगते काम करते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा फोकलॉर में होगा, कॉमन सेंसिकल अप्रोच होगी, बट अगर आप उनके टेक्स्ट पढ़ेंगे साइंसेस में तो कहीं मेंशन नहीं था। This discovery got Nobel Prize in 2018 or 17 perhaps. Think about it. आप कोई भी आयुर्वेद का चार्ट ओपन करेंगे, it is about circadian rhythm, 24-hour cycle. We could have easily made this discovery, let's say at the late, और उसका एक impact होता है. When you do it globally, your teachers, students, your society get pride in this. देखो हमारे यहाँ की फाइंडिंग्स को कैसा किया। इनफैक्ट अगर आप एक शब्द देखेंगे, धीरे धीरे अभी जो ये लाइट्स हैं इवनिंग टाइम पे इनका कलर चेंज करके ऑरेंज लाइट में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब शायद ध्यान नहीं दिया होगा। सर्कैडियन रिदम की जब डिस्कवरी हुई तो ये कहा गया कि हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है ये जो व्हाइट लाइट है उसके कारण। 7 या 8 बजे बाद अब उन्होंने ये शिफ्ट करना शुरू कर दिया है कि व्हाइट लाइट नहीं, आजकल तो स्विच करके भी आते हैं कलर, कि आप इसमें ऑरेंज लाइट यूज करें, क्योंकि व्हाइट लाइट से आपकी नींद भाग जाती है। तो अगर आप 9 बजे 9:30 बजे सोना हो तो आप 11 बजे सोएंगे या 12 बजे सोएंगे, या हो सकता है कि आप सोए नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये जो कलर है सनसेट का, इट्स द बेस्ट इंडिकेटर व्हेन टू स्लीप। अगर ये लाइट रहेगी, पूरी इंडस्ट्री चेंज हो गई है, लाइट everywhere you will see in the future it will automatically get controlled by machines और 6-7 बजे अपने आप स्विच हो जाएगा। why?
क्योंकि अगर आप समय पे सोएंगे और समय पे उठेंगे, यू विल बी मोर प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट एम्प्लॉय। अब ये वेस्ट कह रहा है, एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन could easily studied and took to the global platform। और इसी का कनेक्शन है सन एंड डाइजेस्टिव फायर से, कि जठर अग्नि जो है, जो आपका फूड डाइजेस्ट करती है, उसका सन से कनेक्शन है। इसलिए 12 बजे जब सूर्य टॉप पे होता है, वो भोजन का सही समय है। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। ऑल दिस दे आर कम टू रियलाइज आफ्टर सर्कैडियन रिदम डिस्कवरी। ऐसे मून एंड माइंड का कनेक्शन which they still have not discovered। पर जैसे सर्कैडियन रिदम डिस्कवर करी है, वैसे ही मून की हमारे यहाँ पे रिसर्च हो सकती है। बट जैसे ही हम बोलेंगे कि चंद्रमा आपके मन को इफेक्ट करता है, तो ऐसा लगेगा कोई बैकवर्ड और सुपरस्टिशियस बातें कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट 6, 7 और 10 इयर्स में वेस्ट कह देगा कि नहीं, हमने देखा है कि पूर्णिमा और अमावस्या का आपके माइंड पे इम्पैक्ट होता है थ्रू इसीलिए सारे फेस्टिवल्स पूर्णिमा और चंद्रमा अमावस्या को बनाए गए हैं, ताकि आपका माइंड चैनलाइज हो सके उस समय टुवर्ड्स मोर प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, क्रिएटिव थिंग्स। योर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो मून पर डिपेंडेंट है। दिस वाज कॉमन सेंसिकल फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। अभी वेस्ट ने उसको नहीं रिसर्च किया है, बट व्हाट दे विल डू इट, विल स्टार्ट पिकिंग इट अप। इफ वी आर टॉक अबाउट दीस थिंग्स, वी कुड मेक दिस इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज डिस्कवरी इन इंडिया। अच्छा, ये यहाँ पे ही नहीं रुकता। वैसे वो जैसे ही डिस्कवरी करेंगे, वो प्रोडक्ट बना देंगे, उसका कमर्शियलाइजेशन पे ले जाएंगे। दे अर्न लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। सो दिस इज द गेम इन द ग्लोबल मार्केट। व्हाई नॉट आवर पीपल आर गोइंग एंड डूइंग ऑल दीस फ्रंटियर्स डिस्कवरीज। इमोशनल इंटेलिजेंस मैंने बताया आपको। Still emotional intelligence text theories that are taught in corporate world or other places is still very shallow as compared to the theories of Ras and Bhav given in our Natya Shastra। It's so comprehensive जो नाट्य शास्त्र में दी गई है। I have never read any systematic and comprehensive theory on emotional intelligence, जिसको हमारे सारे जो नाट्य करते हैं वो जानते थे। क्लासिकल म्यूजिक की जिनकी ट्रेनिंग होती है वो जानते हैं, क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग होती है वो जानते हैं। If they come together and do proper study on this, they can create market of Indic emotional intelligence, let's say। ये एक अलग तरह की डिस्कवरी है। ब्रेन में आपका पूरा एक बॉडी का मैप है। आपकी जो फिजिकल बॉडी है, आप देखेंगे वो पूरी की पूरी इन दोनों लेयर्स में, एक सेंसरी कॉर्टेक्स है, एक मोटर कॉर्टेक्स है। एक सेंसरी परसेप्शन के लिए और एक आप जो काम करते हैं उनके लिए। आप देखेंगे यहाँ बॉडी पार्ट्स लिखे हुए हैं, ब्लू पट्टी है, ये ब्लू को रिप्रेजेंट है। ये ऑरेंज मोटर कॉर्टेक्स है, ये यहाँ रिप्रेजेंट है। इसका मतलब ये है, सपोज ये फिंगर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे ये जो पार्ट है इसका, अगर ब्रेन में मैं टचिंग करूँ इसकी, समझ लो न्यूरल मैकेनिज्म से, तो आपके फिंगर मूव करने लगेंगे। अगर मैं लेग्स पे करूं, आपको कुछ नहीं करना है, पर ब्रेन में वहां इलेक्ट्रोड्स के थ्रू अगर मैं कुछ स्विचिंग करूंगा, तो आपके लेग्स वर्क करने लगेंगे। Honestly, I don't know about that। मुझे नहीं पता कि उसमें क्या चल रहा है अभी। मे बी शेयर लेटर कि क्या है उसकी डिटेल्स, देन आई कैन कमेंट ऑन दैट। ये डिस्कवरी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक राइटर है वीएस रामाचंद्रन, जिन्होंने बुक लिखी है फैंटम ब्रेन। और वो बुक है कि अनफॉर्चुनेटली कई बार एक्सीडेंट में किसी का बॉडी पार्ट चला जाता है, ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है कुछ है। जैसे एक राइट हैंड है मेरा, और अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट के कारण एम्पुटेट करना पड़ा, कट करना पड़ा, पर फिर भी मेरे को मेरे ब्रेन में उसके सेंसेशन बने रहेंगे। अब समझो कि हैंड है नहीं, बट आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मुझे इचिंग हो रही है और मुझे जाना चाहिए। इमेजिन, इसको कहते हैं फैंटम ब्रेन, मतलब फैंटम लिम्स भी कहते हैं उसको। बहुत पॉपुलर टॉपिक है, आप बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको। ये न्यूरोसाइंस की एक वो थी प्रॉब्लम। ये क्या है? अब यार तो फैंटम का मतलब सही में कोई भूत आके कर रहा है,
ठीक है। और फैंटम लेंस की जब डिस्कवरी करी तो समझ में आया कि एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये हैंड जो मेरा है इसका पार्ट हो सकता है कि मेरे ये चीक है, गाल है, उसके पास में हो न्यूरोलॉजिकली। तो जब मैं कुछ यहाँ पे कर रहा हूँ या कुछ हटा रहा हूँ तो उसकी ट्विचिंग कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे, क्योंकि दोनों ब्रेन में दोनों रीजन क्लोज हैं। ओके, तो ये करते करते उसकी ट्विचिंग यहाँ पे भी होने लग रही है। तो उनको समझ में आया कि हमारे जो लिम्स का ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी लिम्स का, वो न्यूरोलॉजिकली कुछ डिफरेंट है। अब इसको कहते हैं लिटिल ब्रेन या लिटिल मैन इन योर ब्रेन। पूरी की पूरी बॉडी मैप है आपका, मैक्रो से माइक्रो। अभी एग्जांपल मैंने इसलिए दिया आपको, इसमें इंडिक क्या हो सकता है, अभी तो मॉडर्न डिस्कवरी है। कैन यू रिकॉल any such map that is taught in our Indic tradition that shows कि ये जो मैक्रो है ये माइक्रो में रिप्रेजेंट हो रहा है। मैक्रो माइक्रो का खेल है तो आपकी पूरी बॉडी सिर्फ दो कॉर्टेक्स में पूरी की पूरी रिप्रेजेंट हो रही है। ऐसे और भी मैप हो तो हमारे यहाँ पे भी डिस्कवरी हो सकती है उनकी। ईयर में पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है। हाँ, ओके, दैट माइट बी पॉसिबल। दो तो बहुत पॉपुलर हैं अपने यहाँ पे। कैसे चेक करते हैं उसमें? वो कैसे समझ में आता है, मतलब उसका कनेक्शन क्या है? नहीं, मतलब मैं उसका प्रोसेस नहीं जान रहा, बस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मांग रहा हूँ आपसे। मतलब आप कह रहे हैं कि जब हम यहाँ पे कहीं पे भी मूवमेंट करेंगे, कुछ प्रेशर को करेंगे तो हमारे किसी बॉडी पार्ट से, इसका मतलब है कि हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स किस पे मैप्ड हैं? हैंड्स पे मैप्ड हैं। एग्जैक्टली, ओके, मुद्रा साइंस उससे है। ठीक है, दैट इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर वेस्ट इस तरह के मैप ढूंढ सकता है तो इंडिक ट्रेडिशन से अगर हम अपना और न्यूरो साइंस में डिस्कवरी करें, वी कैन आल्सो फाइंड दीस थिंग्स। इसका बहुत इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन है इस मैप का। फर्स्ट वन इन आयुर्वेदिस, इस पर भी रिसर्च नहीं हुई है न्यूरो साइंस की दृष्टि से या बायोलॉजी की दृष्टि से। Like they discovered neuroscience map in cortex, we can also discover something very similar to it. ये होता है, आप भारतीय दृष्टि से अगर उसको एनालिसिस करने जाएंगे तो आप ये भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको ग्लोबल मार्केट में उनसे compete करने के लिए you have to do research in that manner also. Again टंग में है पूरी मैपिंग as it is, ऐसे ही आप इसी के लिए कह रहे थे, इसी पैरों में भी है। ओके, सिक्स्थ वन, ये क्वेश्चन जो मैंने आइंस्टीन वाला आपसे पूछा था, दिस इज नाउ बिकमिंग मेजर न्यूरो साइंटिफिक क्वेस्ट, कि अगर हमारे सेंसेस एक एक करके बंद हो जाते हैं तो रियलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। इनफैक्ट इस बुक की स्टार्टिंग आइंस्टीन के क्वेश्चन से ही हुई है। ये वेदांत का क्वेश्चन है, अगर जो इंडिया में वेदांत दर्शन पढ़ते हैं जानते हैं, इट डील्स विद ऑल दीज रियलिटी। क्वेश्चन ये है न्यूरो साइंस का, क्वेश्चन ये है न्यूरो साइंस का कि ये अल्टीमेट, ये जो रियलिटी है और हम जो हैं, हमारे सेंसेस हैं, उनका आपस में कोई कनेक्शन है या नहीं। जब मैंने आपसे ये कहा कि जब हम रियलिटी देख रहे हैं तो 5 सेंसेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्या ये रियलिटी सेम है जब कुत्ता या बिल्ली या गाय देखती होगी उस रियलिटी को? तो हमने पाया कि ऐसे एनिमल्स में अलग अलग सेंसेस हैं। इवन कईयों में तो अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रावायलेट और रेज भी आप डिटेक्ट कर पाते हैं, हम नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि जैसा सेंसरी ऑर्गन होगा वैसी रियलिटी दिखेगी। फिर क्वेश्चन है कि फिर अल्टीमेट रियलिटी क्या है अगर सबको अलग अलग ही दिख रही है तो? और ये क्वेश्चन कहां पे जाके टच करता है? व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज, क्योंकि इसको आप नहीं एस्टैब्लिश करेंगे। अभी फेस्ट का कहना है
कि नहीं जो आपके सेंसेस देखते हैं वही रियलिटी है। 300 years they have been teaching this. Now neuroscience is saying that reality वो नहीं है जो आपके सेंसेस देख रहे हैं, क्योंकि आपके सेंसेस तो उस रियलिटी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो रियलिटी एज इट इज नहीं। सर मैं क्वेश्चन इसलिए ये था कि इससे तो एक और डिस्कवरी हो सकती है कि हमारे 5 सेंसेस हैं, क्या हम डेवलप कर सकते हैं? राइट, ये 5 के अलावा भी, इसीलिए क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट है कि 5 चले गए तब भी कुछ बचता है या नहीं बचता। सर ऐसा मैंने सुना है कि जब एक जो सेंस है वो अगर खराब हो जाती है तो दूसरे सेंसेस हाइटन हाँ हाइटन क्योंकि वो जो उसका अटेंशन स्पैन है अभी 5 सेंसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर एक चला जाता है तो फिर वो 4 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो 100% ही रहता है पॉसिबली ये चेक करना पड़ेगा कि वो कुछ में डैमेज होता ही होगा, बट हाँ ये देखा गया है कि किसी के 1 या 2 सेंसेस काम नहीं करते तो बाकी सेंसेस बहुत हाइटेंड हो जाते हैं। One more interesting question in neuroscience that Indic sciences can very well discuss. This is becoming another frontier area in science. Free will exist करती है या नहीं? इसमें the most interesting thing I found is जो हमारे 16 संस्कार हैं वो कैसे रोल प्ले करते हैं कि हम क्या थिंक करेंगे, हमारा बिहेवियर क्या होगा, हम क्या सोचेंगे, हमारा आचरण कैसा होगा। फ्री विल अभी थोड़ा सा आपको लग सकता है कि 2 मिनट मुझे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन फ्री विल का ये है कि आज आप अभी डिसीजन अभी बैठ के आपको डिसीजन ले रहे हो, क्या आपका वो इंडिपेंडेंट डिसीजन है कि वो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होकर आपने लिया है? वो बहुत सारे फैक्टर्स कौन से हैं? तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है जो रिसेंटली आई जो बायोलॉजिस्ट ने लिखी है, उसका नाम है बिहेव। प्लीज राइट दिस डाउन, बिहेव, रॉबर्ट सप्लोस्की। क्या नाम है? बिहेव, रॉबर्ट सप्लोस्की। उसने ये बताया है 10 चैप्टर्स में कि अभी जो मैंने डिसीजन लिया उसमें कौन से 10 फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। अभी आपकी कंडीशनिंग कुछ सेकंड्स पहले की कैसी है, कुछ मिनटों पहले की कैसी है, कुछ घंटों पहले की कैसी है, कुछ दिनों की कैसी है, फिर कुछ ईयर्स की कैसी है, और ऐसे जाते जाते आपके बचपन का क्या इंप्रेशंस है। इनफैक्ट ही टेक्स इट टू द फीटस लेवल कि आप माता के गर्भ में होते हैं तब क्या उसका इम्पैक्ट रहा। देन ही बिल्ड्स द होल थिंग। थिंक अबाउट द फैसिनेटिंग स्टडीज दैट इज कि आज मैं जो डिसीजन ले रहा हूं मैं ऑब्जेक्टिवली कहता हूं ये मेरा अपना डिसीजन है। साइंस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इसमें इंडिपेंडेंट आपका क्या है। अगर 10 इन्फ्लुएंसेस ऑलरेडी पहले से हैं तो वेयर इज द फ्री विल? एंड यू नो व्हाट दे आर सेइंग टुडे। हालांकि ये बड़ी कंट्रोवर्सी है क्योंकि ज़्यादातर साइंटिस्ट अभी उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि वी डोंट हैव फ्री विल। These neuroscientists are saying this, not philosopher or just speculation. अब मुझे बताएं संस्कार की थ्योरी क्या कहती है कि जैसे आपके संस्कार होंगे ओवर द लॉन्ग टर्म वैसा ही डिसीजन आप लेंगे। So they are coming closer to what we call कि जैसा संस्कार होगा, और संस्कार 1-2 मिनट या 1-2 घंटे 1-2 दिन में शेप नहीं होते। It takes the whole life, और बहुत क्रिटिकल फेजेस में तो आपको शेप करवाने पड़ते हैं। इसीलिए 16 संस्कार को हमको फ्री विल के अकॉर्डिंग देखना चाहिए एंड वी कुड कम अप विद मेजर डिस्कवरीज। ये वो नहीं कर रहे हैं, ये आई एम गिविंग यू पॉइंटर्स, क्योंकि पूरी वेस्टर्न सोसाइटी फ्री विल पे डिपेंड करती है कि इंडिविजुअल जो डिसीजन लेता है वो बहुत ऑब्जेक्टिव होता है, रैशनल होता है, लॉजिकल होता है, और वो उसका अपना डिसीजन होता है। इसलिए इलेक्शंस हैं, इसलिए फ्री मार्केट है। बट अगर वो कहेंगे कि फ्री विल ही नहीं है या फ्री विल जैसा हम समझते हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आप समझें कि साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी सारी स्टडीज कैसे बदल जाएगी, which is going to happen in next 25 years. Here Indians can play a very important role through their the sanskar theory and various other factors that we have involved. Okay? इस पे ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस ये बता देता हूँ
कि लिंग्विस्टिक स्टडीज में इंडिया आज भी वेस्ट से बहुत आगे है। इनफैक्ट वेस्ट अभी कैच भी नहीं कर पा रहा है जो हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक्स डिस्कवरीज हैं। इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेस्ट में जो फोनेटिक्स की डिस्कवरी हुई है, ये पूरा सब्जेक्ट जो है वो ईस्ट इंडिया से ही गया है। फोनोलॉजी इंडिया से गया है, मॉर्फोलॉजी इंडिया से गया है, सिंटैक्स इंडिया से गया है। अब जो लैंग्वेज के स्टूडेंट्स नहीं है वो इसको नहीं समझ पाएंगे, बट कहने का मतलब है लिंग्विस्टिक स्टडीज के जितने मेजर ग्रेट मास्टर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है वो सब संस्कृत के स्टूडेंट्स थे पिछले 200 वर्षों। चाहे से नॉम चॉम्स्की हो, चाहे से फर्डिनेंड सोस्योर हो, है ना, और उसके पहले जब संस्कृत की और इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का कनेक्शन था तब से लेके अभी तक वेस्ट में जितना भी लिंग्विस्टिक स्टडीज में एडवांसमेंट हुआ है उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन सेंट्रल है। जो एक्सेप्ट करते हैं उसको डिनाई नहीं करते, बट इंडियन स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर कि इतनी पावरफुल है हमारी। सेकेंड लास्ट, हमारे यहाँ पे दर्शन शास्त्र में 6 प्रमाण पढ़ाए जाते हैं। वेस्ट अभी तक 2 ही प्रमाण मानता है, अभी तक मानता था, अब थर्ड की बात शुरू हो रही है। वो 2 प्रमाण है, परसेप्शन मतलब जैसा आपको दिख रहा है वो, और इन्फ्रेंस जिससे साइंस की सारी रीजनिंग होती है। हम अगर हमारे देखें 6 प्रमाण तो पहला परसेप्शन ही है और सेकंड इन्फ्रेंस ही है, बट वहां पे 2 हैं और हमारे यहाँ 6 हैं। रिसेंटली वाले परसेप्शन फिर भी 3-4 वर्ष हो गए, ये बुक पहली बुक आई जिसने कहा कि उपमान जो है वो भी पावरफुल प्रमाण है। आफ्टर 300 years of their scientific studies, Indians have been teaching this for thousands of years. ये 3 प्रमाण जो बाकी हैं उस पर भी बहुत हद तक रिसर्च हो सकती है और ये प्रूव हो सकता है कि ये 6 प्रमाण क्यों हैं, 2 क्यों नहीं है, 3 क्यों। ओके, ये बहुत फेमस साइंटिस्ट है जिसने ये वर्क लिखा है। लास्ट वन, आप पहले इसको देख लें एक बार, फिर मैं इस पर कुछ कमेंट करूंगा। आपको तो दिखाई दे रहा है पीछे से? क्या है, कोई आइडिया नहीं हो? And this is going to be 21st century major turning point for psychology and psychiatric patients. Already यूएस में बहुत बड़े लेवल पे उस पर काम चल रहा है। भांग के बारे में समथिंग अबाउट भांग और हाँ, ऐसे प्लांट्स जो हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं भांग, धतूरा, ठीक है, तो इंग्लिश में कैनिबस कहते हैं। इनफैक्ट इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जैसे ही मिशनरीज अलग अलग कंट्रीज में गए, ये इनको कहा जाता है सेक्रेड ड्रग्स। क्या कहा जाएगा? सेक्रेड प्लांट्स या सेक्रेड ड्रग्स। दे वर यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन एवरी कॉन्टिनेंट। नेटिव अमेरिकन यूज करते थे, नेटिव ऑस्ट्रेलियंस यूज करते थे, यूरोप में जो पुरानी प्रजातियां थी वो यूज करती थी, मिडिल ईस्ट में आप उसका पूरा मैप देखेंगे सीक्रेट ड्रग्स का, तो ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है ग्लोब में जहां पे इसका यूज नहीं होता था कॉन्शियसनेस को ऑल्टर करने के लिए। इट्स लाइक वेरी डीप साइकिक हीलिंग। मिशनरीज ने वाइन को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि वो उनके रिचुअल का पार्ट है, पूरी दुनिया में इसको बैन करवाया, इंक्लूडिंग इंडिया। तो जैसे जो गांजा है, कैनिबस की जो कैटेगरी है, वो बैंड है, इट्स इलीगल। जबकि यूएस डिस्कस कर रहा है पिछले 5-6 वर्षों से, उन्होंने कई स्टेट्स में उसको लीगलाइज कर दिया है। Now, do not take me, don't try to understand। क्योंकि जैसे ये टॉपिक आता है, ऐसे ही लगता है कि मैं आपको बाहर स्टॉल लगाऊंगा। तो इसका एक तरीका बता देता हूँ मैं कि ट्रेडिशनली जब भी ये ड्रग्स लिए जाते थे तो गुरु के अंडर लिए जाते थे और प्रॉपर फास्टिंग का रिचुअल होता था, प्रॉपर माइंड की ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद ही उसको कंज्यूम की, इसलिए वो सीक्रेट है।
इसलिए वो ऐसे ड्रग नहीं है कि आप कभी भी चलते फिरते ले लीजिए, बट जस्ट थिंक अबाउट इट। ग्लोबली ईश्वर ने जैसे हर सोसाइटी को उनको दिया है, कहीं पत्तियों के फॉर्म में है, कहीं फूलों के फॉर्म में है, कहीं पे जैसे धतूरा होता है वैसा है, कहीं बार्क है, कहीं ट्री की वो टहनियां हैं, मशरूम्स हैं। अगर आप उसकी वैरायटी देखेंगे वो भी बहुत है। अब मैं अभी क्यों डिस्कस कर रहा हूं उसको, लास्ट 20 to 30 इयर्स में यूएस में कंटिन्यूसली, यूएसए में जो उनकी पूरी हेल्थ इंडस्ट्री है वो उसको कंटिन्यूसली रिसर्च कर रही है 2-3 प्राइमरी एरियाज में। एक तो पोस्ट वॉर जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए, हील करने के लिए। जो सोल्जर्स हैं कहीं लड़ने गए हैं, मालूम पड़ा बम फट गया पास में ही और माइंड डिसऑर्डर में आ गया, तो ट्रॉमा हो जाता है, उसको हील करने के लिए। सेकेंड, ये जो परपेचुअल एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशंस हैं, जो कंटिन्यूसली माइंड आपको लाइक इवन गो टू द सुसाइड अटेम्प्ट, उनको हील करने के लिए। थर्ड, जितनी भी ये इनक्यूरेबल डिजीजेस हैं इंक्लूडिंग कैंसर, दे आर यूजिंग इट। अगर हंड्रेड्स ऑफ पेपर दे हैव पब्लिश्ड सो फार कि ये जो ड्रग्स थे जिनको बैन किया गया था एक टाइम पे, इनमें डीपर साइकिक हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, इसीलिए उनको कंज्यूम कराया जाता था। उसके और भी डीपर रीजन है कंज्यूम कराने के, कि ये जो एक्सटर्नल रियलिटी का आपको बोध है कि ये मटेरियल रियलिटी ही है और नहीं है रियलिटी कोई, वो 5 सेंसेस को ब्रेक कर देती है। तो आप जब पूछ रहे थे ना कि 5 सेंसेस को ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, टेक these drugs and you'll come to know। अब मैं इसका एक हिस्टोरिकल और पहलू बता दूं कि एंशिएंट ग्रीस में डेल्फी का टेंपल था, मतलब उनकी जो मदर गॉडेस है, वहां पे इसको प्रसाद के रूप में एक दिन दिया जाता था पूरे साल भर में। नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड वाइड उसका रिचुअलिस्टिक और सीक्रेट एस्पेक्ट बना के कि कैसे व्यक्ति कंटिन्यूसली मेंटल डिसऑर्डर हो या नहीं हो, वैसे वो सारी मेंटल डिसऑर्डर्स में है, मतलब बेसिकली कोई भी पीस में नहीं है ना। अगर हम संतों की दृष्टि से देखें तो कुछ ना कुछ रोग तो है ही हमें, मनोरोग, ठीक है। तो मनोरोग को से बिल्कुल ऊपर उठाने के लिए इसको यूज किया जाता था। नाउ इट इज बिकमिंग द फ्रंटियर साइंस इन द वेस्टर्न कंट्रीज। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरिंग कॉन्शियसनेस, व्हिच इज इन द राइट डायरेक्शन। और ये जो बुक भी आप देखेंगे, जैसे ये शिवास ब्रोकन ड्रीम, ये मेल थॉमस को इंडियन ने नहीं लिखी। यू नो व्हाट्स द स्टेटस ऑफ ऑल दीस थिंग्स इन इंडिया? नो यूनिवर्सिटी इज टीचिंग अबाउट डूइंग रिसर्च ऑन दिस। इनफैक्ट अभी भी ये बैंड है जब से ब्रिटिश ने किया है। इसके बारे में बात करने में ऐसा लगता है कि अरे आप तो क्या नशा का प्रमोशन कर रहे हो यहाँ पे। तो सेक्रेड ड्रग्स और नॉर्मल ड्रग्स में हम डिफरेंस भी भूल गए हैं। सेक्रेड ड्रग्स का कैसा कॉन्टेक्स्ट होता था, कैसे लिया जाता था, वो भी भूल गए। इसीलिए हमारे लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि नॉर्मल ड्रग क्या है और सेक्रेड ड्रग्स क्या है। बट नाउ यूएसए हैज लीगलाइज्ड कैनबिस फॉर मेनी स्टेट्स and they are promoting it through medical thing. At least medically यहाँ पे प्रमोट होके इसकी रिसर्च होनी चाहिए कि हमारे संत इसको क्यों लेते थे, कब लेते थे, कैसे लेते थे, and how it treated people at deeper level, बॉडी के लेवल पे भी, माइंड के लेवल पे भी और कॉन्शियसनेस के लेवल पे। ठीक है, so these are some areas where we can take lead in 25 years. But lead तो तब होगी जब हमें ABCD पता होगी हमारे सिस्टम में। So the first step is to get yourself trained in Indian knowledge system. Okay, then